आगरा के शाही दरबार में उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठकर सल्तनत के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस सामान्यता की सतह के नीचे एक गहरा और विशैला षड्यंत्र पनप रहा था। एक ऐसा षड्यंत्र जिसका निशाना कोई और नहीं बल्कि बादशाह के सबसे प्रिय और सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल थे। इस साजिश का मुख्य रचयिता था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला की बीरबल से ईर्ष्या किसी से छिपी नहीं थी। वो हर पल इसी ताक में रहता था कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराया जाए। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसने कुछ और असंतुष्ट दरबारियों को अपने साथ मिला लिया था, जिनमें सल्तनत का सेनापति आजम खान भी शामिल था। आजम खान को लगता था कि बीरबल की शांति की नीतियों की वजह से सेना पर होने वाला खर्च कम हो रहा था, जिससे उसकी ताकत और रुतबा घट रहा था। उस दिन दरबार में एक जटिल भूमि विवाद का मामला पेश हुआ। दो भाइयों में पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था और दोनों के पास अपने अपने पक्ष में मजबूत दस्तावेज थे। मामला इतना पेचीदा था कि बड़े बड़े काजी भी सिर खुजलाने लगे। अकबर ने हमेशा की तरह अपनी उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस गुत्थी को सुलझाना तुम्हारे ही बस की बात है। बताओ, असली मालिक कौन है? पूरा दरबार बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगा। सब जानते थे कि बीरबल पलक झपकते ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। बीरबल ने मामले के कागजात देखे, दोनों भाइयों से कुछ सवाल किए और फिर गहरी सोच में डूब गए। उनके माथे पर बल पड़ गए थे जो आमतौर पर नहीं दिखते थे। काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपनाह, ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। मुझे इसके सभी पहलुओं को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं कल इस पर अपना फैसला सुनाऊंगा। यह सुनकर दरबार में एक अजीब सी फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल, और वक्त मांग रहे हैं? यह तो अनहोनी बात थी। मुल्ला दो प्याजा को मानो मुहमांगी मुराद मिल गई। उसने बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, हुजूर, बीरबल जी ठीक कह रहे हैं। उम्र का तकाजा है। अब दिमाग पहले की तरह तेज नहीं चलता। थोड़ा आराम और सोचने का वक्त तो लगता ही है। ये एक सीधा सीधा तंज था जो तीर की तरह अकबर के दिल में चुभा। उन्होंने मुल्ला को गुस्से से घूरा, लेकिन उनके मन में शक का एक छोटा सा बीज पड़ चुका था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम कल तक का समय ले लो। दरबार खत्म होने के बाद मुल्ला ने अपने साथी षड्यंत्रकारियों को इकट्ठा किया। देखा तुमने, पहला वार निशाने पर लगा है। अब बादशाह भी सोचने लगे हैं। हमें बस इस आग में धीरे धीरे घी डालते रहना है। उन्होंने योजना बनाई। अब से वे जानबूझकर ऐसे ही जटिल और बनावटी मामले दरबार में लाएंगे जिन्हें सुलझाने में किसी को भी वक्त लगे। वे बीरबल को लगातार ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहां उनकी बुद्धि धीमी या कमजोर लगे। उनका मकसद बीरबल को हराना नहीं था, बल्कि बादशाह को यह यकीन दिलाना था कि उनका सबसे तेज हीरा अब अपनी चमक खो चुका है। उस दिन के बाद से यह सिलसिला शुरू हो गया। कभी कोई व्यापारी ऐसा हिसाब लेकर आता जिसे सुलझाना नामुमकिन लगता, तो कभी कोई विदेशी दूत ऐसा सवाल पूछता जिसका जवाब घुमावदार होता। हर बार बीरबल तुरंत जवाब देने की बजाय वक्त मांगते। वो शांत और गंभीर रहते, मानो सचमुच किसी उलझन में हो। धीरे धीरे दरबारियों के बीच ये कानाफूसी आम हो गई। बीरबल अब पहले जैसे नहीं रहे। लगता है उम्र उन पर हावी हो रही है। बादशाह को अब किसी नए सलाहकार के बारे में सोचना चाहिए। ये जहर धीरे धीरे अकबर के कानों तक भी पहुंच रहा था और उनके दिल में बैठ रहा था। एक महीना गुजर गया। इस दौरान बीरबल ने हर मामले को सुलझाया तो जरूर, लेकिन हमेशा 1 या 2 दिन का वक्त लेकर। उनकी हाजिर जवाबी और तुरंत फैसला लेने की क्षमता जैसे कहीं खो गई थी। अकबर अब वाकई चिंतित रहने लगे। बीरबल सिर्फ उनके सलाहकार नहीं, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त थे।
वो बीरबल को इस तरह धीमा और खोया हुआ देखकर दुखी थे। एक शाम अकबर अपने निजी कक्ष में अकेले बैठे थे, तभी मुल्ला दो प्याजा वहां पहुंचा। आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं आपकी चिंता देखकर खुद को रोक नहीं पाया। मुल्ला ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा। कहो मुल्ला, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैं देख रहा हूं कि बीरबल की तबीयत ठीक नहीं लगती। उनका दिमाग अब सल्तनत के भारी बोझ को उठाने के काबिल नहीं रहा। न्याय में देरी होना सल्तनत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि बादशाह का सबसे खास वजीर ही अब फैसले लेने में इतना वक्त लगाता है। अकबर खामोश रहे। मुल्ला की बातें उन्हें कड़वी लग रही थी, लेकिन उनमें सच्चाई का अंश भी नजर आ रहा था। मुल्ला ने अपना अगला पासा फेंका। जहां पनाह, शायद उन्हें अब आराम की जरूरत है। क्यों ना आप उन्हें कुछ समय के लिए उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दें। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सेवानिवृत्त कर दिया जाए। उनकी जगह कोई नया, युवा और तेज दिमाग वाला सलाहकार। बस करो मुल्ला, अकबर गरज उठे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? बीरबल ने इस सल्तनत के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है। मैं उसे इस तरह नहीं निकाल सकता। मुल्ला डरने का नाटक करते हुए पीछे हट गया। माफी हुजूर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस सल्तनत की भलाई के बारे में सोच रहा था। मुल्ला के जाने के बाद अकबर गहरी सोच में डूब गए। क्या मुल्ला सच कह रहा था? क्या बीरबल सच में अपनी क्षमता खो चुके थे? उन्होंने फैसला किया कि वो खुद बीरबल की परीक्षा लेंगे। एक ऐसी परीक्षा जो ये साबित कर देगी कि सच क्या है। इस बीच बीरबल अपने घर पर शांत थे। वो जानते थे कि उनके खिलाफ क्या खेल खेला जा रहा है। उनके जासूसों ने उन्हें मुल्ला और आजम खान की हर मुलाकात की खबर दी थी। बीरबल ये भी समझ रहे थे कि उनके धीमेपन से बादशाह के मन में संदेह पैदा हो रहा है, लेकिन ये सब उनकी एक बड़ी योजना का हिस्सा था। वो एक एक करके इन खरपतवारों को नहीं उखाड़ना चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि ये सभी साजिशकर्ता एक साथ अपनी बिलों से बाहर निकले, ताकि वो एक ही बार में सबका फन कुचल सकें। वो जानबूझकर धीमा व्यवहार कर रहे थे, ताकि उनके दुश्मन अतिआत्म विश्वास में आकर कोई बड़ी गलती कर बैठें। अगले दिन दरबार लगा। अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने ऐलान किया, आज हम दरबार की बुद्धिमत्ता की एक बड़ी परीक्षा लेना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे सलाहकारों में कितना ज्ञान और विवेक बाकी है। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। मुल्ला और उसके साथी समझ गए कि आज उनकी योजना कामयाब होने वाली है। अकबर ने कहा, हम अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार को एक काम सौंपना चाहते हैं। जो भी ये काम पूरा करेगा, उसे हम सल्तनत का सबसे बड़ा ज्ञानी मानेंगे, और जो नहीं कर पाएगा, उसे हम समझेंगे कि अब उसे आराम की जरूरत है। ये सीधा सीधा बीरबल के लिए एक अल्टीमेटम था। अकबर ने अपनी चुनौती पेश की। हमें 3 ऐसी चीजें चाहिए जो इस दुनिया में मिलना लगभग नामुमकिन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली चीज, अकबर ने अपनी उंगली उठाई, हमें ईश्वर का भेजा हुआ एक पत्र चाहिए। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। भगवान का पत्र? यह कैसे संभव था? दूसरी चीज, हमें 100 गज लंबा झूठ चाहिए। यह भी एक अजीब मांग थी। झूठ को भला कोई कैसे नाप सकता था? और तीसरी और आखिरी चीज, अकबर ने अपनी आवाज को और भारी करते हुए कहा, एक ऐसी चीज जो सच भी हो और झूठ भी। चुनौती सामने थी। यह कोई गणित का सवाल या कानूनी पहेली नहीं थी जिसे अनुभव से हल किया जा सके। यह शुद्ध बुद्धि और कल्पना की परीक्षा थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। अगर तुम इन 3 चीजों को लाने में नाकाम रहे तो तुम्हें अपने पद से सम्मानपूर्वक इस्तीफा देना होगा। मुल्ला दो प्याजा और सेनापति आजम खान की आंखों में जीत की चमक थी। उन्हें यकीन था कि बीरबल इन ऊटपटांग सवालों का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे, और आज उनकी विदाई तय है। बीरबल अपनी जगह से उठे।
उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मुझे 1 महीने की भी जरूरत नहीं है, मुझे बस 7 दिन का समय दीजिए। 8वें दिन मैं ये तीनों चीजें लेकर आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। ये सुनकर षड्यंत्रकारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। 7 दिन बीरबल ने तो खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी। अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी। बीरबल दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। अब बीरबल का खेल खत्म। 7 दिन में वो क्या कर लेगा? लगता है उसने हार मान ली है। अगले 7 दिनों तक बीरबल दरबार में नहीं आए। वो अपने घर पर ही रहे। शहर में ये खबर फैल गई कि बीरबल बादशाह की असंभव चुनौती से घबरा गए हैं और शायद शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है। मुल्ला और उसके साथी जश्न मनाने लगे। वे नए सलाहकार के पद के लिए अपने अपने सपने बुनने लगे। 8वां दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल अपनी हार कैसे स्वीकार करते हैं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर उदास बैठे थे। उन्हें अपने दोस्त को इस तरह अपमानित होते देखने का दुख था, लेकिन सल्तनत के उसूलों से वो बंधे हुए थे। तभी नगाड़ों की आवाज के साथ ऐलान हुआ कि बीरबल हाजिर हो रहे हैं। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक लकड़हारा था, जिसके हाथ में एक लकड़ी का तख्ता था, जिस पर कुछ अजीब तरह से जलने के निशान थे। उनके पीछे एक व्यापारी था, जिसके हाथ में एक लंबा लिपटा हुआ कागज था, और अंत में एक साधारण सा दिखने वाला आदमी था, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। बीरबल ने बादशाह को सलाम किया। आलमपना, मैं आपकी तीनों चीजें लेकर हाजिर हूं। मुल्ला दो प्याजा हंसा। कहाँ है वो चीजें बीरबल? हमें तो यहां कुछ आम लोग ही दिख रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए। सब्र रखिए मुल्ला जी, हर चीज अपने वक्त पर सामने आएगी। उन्होंने लकड़हारे को आगे आने का इशारा किया। जहां पनाह, आपकी पहली मांग थी ईश्वर का भेजा हुआ एक पत्र। बीरबल ने लकड़हारे के हाथ से वो जला हुआ तख्ता लिया और बादशाह को दिखाया। उस पर कुछ अक्षर जले हुए थे, जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। ये क्या है बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया। हुजूर, कल रात मैं जंगल में टहल रहा था। तभी आसमान से एक बिजली कड़की और सीधे इस पेड़ पर गिरी। पेड़ में आग लग गई। जब आग बुझी तो मैंने देखा कि इस तख्ते पर स्वयं ईश्वर ने आपके लिए एक संदेश लिखा है। लेकिन हुजूर, मेरी क्या मजाल कि मैं ईश्वर का पत्र पढ़ सकूं? इसे तो केवल उनका सबसे करीबी और पवित्र भक्त ही पढ़ सकता है, और इस दरबार में मुल्ला जी से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? ये पत्र उन्हीं के लिए है। बीरबल ने वो तख्ता मुल्ला दो प्याजा को थमा दिया। मुल्ला का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानता था कि ये बीरबल की चाल है। अगर वो कहता है कि वो इसे नहीं पढ़ सकता, तो उसकी भक्ति का ढोंग पकड़ा जाएगा, और अगर वो कुछ मंगंत पढ़ता है तो बीरबल उसे झूठा साबित कर देंगे। मुल्ला पसीने पसीने हो गया और कांपते हुए बोला, मैं इतने पवित्र संदेश को पढ़ने के लायक नहीं हूं। बीरबल ने कहा, देखा हुजूर, जब ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त ही इसे पढ़ने से डर रहा है, तो ये जरूर ईश्वर का ही पत्र होगा। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए बिना न रह सके। अब आपकी दूसरी मांग। बीरबल ने उस व्यापारी को आगे बुलाया। आपने 100 गज लंबा झूठ मांगा था। व्यापारी ने अपने हाथ में पकड़े लंबे कागज को खोलना शुरू किया। वो उसे खोलता गया। कागज इतना लंबा था कि पूरे दरबार में फैल गया। ये क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये एक अर्जी है। इसमें हमारे कुछ महान दरबारियों ने अपनी वंशावली लिखी है। उन्होंने लिखा है कि उनके परदादा आपके परदादा हुमायूं के साथ घोड़े पर बैठकर लड़े थे। उनके दादा ने आपके दादा बाबर को युद्ध की रणनीति सिखाई थी, और उनके पिता ने तो आपको बचपन में गोद में भी खिलाया है।
ये झूठ इतना लंबा है कि मैंने नापा तो ये पूरे 100 गज का निकला। ये सुनते ही दरबार में बैठे कई चापलूस दरबारियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए, जो अक्सर बादशाह को खुश करने के लिए ऐसी ही झूठी कहानियां सुनाया करते थे। सेनापति आजम खान भी उनमें से एक था। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने उस कागज को देखा और कहा, मान गए बीरबल, इससे लंबा और मजेदार झूठ हमने आज तक नहीं सुना। अब बची थी तीसरी और सबसे मुश्किल चीज। बीरबल ने उस घबराए हुए आदमी को आगे किया, और हुजूर, आपकी तीसरी मांग थी एक ऐसी चीज जो सच भी हो और झूठ भी। ये आदमी आपकी इस मांग को पूरा करेगा, बीरबल ने कहा। वो आदमी कांपते हुए बादशाह के सामने आया और बोला, जहांपना, मैं आपके शाही खजाने का मुख्य मुनीम हूं, और मैं ये कबूल करना चाहता हूं कि मैंने पिछले 1 साल में खजाने से 1 लाख सोने की मोहरें चुराई हैं। ये सुनकर पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से खड़े हो गए। ये क्या बकवास है? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तभी बीरबल ने बीच में कहा, एक पल हुजूर, अब आप ही फैसला कीजिए। कैसा फैसला? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, देखिए हुजूर, अगर इस आदमी की बात सच है तो इसे कानून के हिसाब से मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी बात झूठ है तो इसे सल्तनत के सबसे बड़े अधिकारी पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में मौत की सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने अपनी आवाज को और गहरा किया, लेकिन हुजूर, मैंने इसे यहां लाने से पहले वादा किया है कि अगर ये आपके सामने सच कबूल करेगा तो आप इसकी जान बख्श देंगे। अब अकबर एक धर्म संकट में पड़ गए। अगर वो मुनीम को सजा देते हैं तो बीरबल का वादा झूठा हो जाएगा, और अगर वो उसे माफ कर देते हैं तो कानून टूट जाएगा। बीरबल ने अपनी बात पूरी की तो हुजूर, इस मुनीम का ये कबूलनामा एक ही समय में सच भी है और झूठ भी। ये सच है क्योंकि इसने चोरी की है, लेकिन ये झूठ भी है क्योंकि इसे सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका वचन बीच में है। ये एक ऐसा सच है जिस पर अमल नहीं हो सकता, और एक ऐसा झूठ है जो असल में हुआ है। बीरबल ने अपनी नजरें घुमाई और सीधे मुल्ला दो प्याजा और सेनापति आजम खान की आंखों में देखा, ठीक उसी तरह जैसे ये बात एक ही समय में सच और झूठ है कि बीरबल अब पहले जैसा बुद्धिमान नहीं रहा। ये झूठ है क्योंकि मेरी बुद्धि वैसी ही है, लेकिन ये सच भी है क्योंकि पिछले 1 महीने से आप सबने मिलकर जहांपनाह को इस झूठ पर यकीन करवा दिया था। ये सुनते ही मुल्ला और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने सिर्फ पहेलियां नहीं सुलझाई थी, बल्कि हर पहेली के जवाब में उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। बीरबल ने बादशाह के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं पिछले 1 महीने से जानबूझकर धीमा बना हुआ था। मैं बस ये देखना चाहता था कि आपकी सल्तनत की जड़ों को कौन कौन दीमक की तरह खोखला कर रहा है। मैंने इन साजिशकर्ताओं को मौका दिया कि वे अपनी पूरी योजना बना लें, ताकि आज मैं उन सबको एक साथ आपके सामने बेनकाब कर सकूं। अकबर की आंखों में अपने दोस्त के लिए सम्मान और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बीरबल पर शक किया। उनका गुस्सा अब उन षड्यंत्रकारियों की ओर मुड़ गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इन गद्दारों को। मुल्ला दो प्याजा, आजम खान और इनके सभी साथियों को कालकोठरी में डाल दिया जाए। साजिशकर्ताओं को घसीटकर दरबार से बाहर ले जाया गया। अकबर अपने सिंहासन से उतरे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। हमें माफ कर दो बीरबल, हम इन चापलूसों की बातों में आकर तुम पर शक करने लगे थे। आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान और वफादार इस पूरी सल्तनत में कोई नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सोने को अपनी चमक साबित करने के लिए कभी कभी कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। उस दिन के बाद किसी ने कभी बीरबल की बुद्धि पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, और ये कहानी हमेशा के लिए इस बात का सबूत बन गई कि असली बुद्धि सिर्फ पहेलियां सुलझाना नहीं,
बल्कि इंसानी फितरत के गहरे षड्यंत्रों को समझना और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है। कहानी 2। आज की कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे, लेकिन उसका दिल एक सूखे हुए कुएं की तरह खाली और संकीर्ण था। वो इतना बड़ा कंजूस था कि लोग उसे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाली कहावत का जीता जागता सबूत मानते थे। उसने अपनी चालाकी से एक गरीब कवि को ठगने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि जिस राज्य में बीरबल जैसा न्यायप्रिय मंत्री हो, वहां अन्याय की दाल नहीं गल सकती। तो चलिए चलते हैं मुगलिया सल्तनत के आगरा शहर में और देखते हैं कि कैसे बीरबल ने उस कंजूस व्यापारी के होश ठिकाने लगाए। आगरा के सबसे व्यस्त बाजार के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली थी। बाहर से देखने पर यह हवेली किसी महल से कम नहीं लगती थी, लेकिन इसके अंदर का माहौल बड़ा ही अजीब था। यह हवेली थी सेठ करोड़ीमल की। नाम तो था करोड़ीमल, लेकिन उनकी हरकतें किसी भिखारी से भी बदतर थी। सेठ करोड़ीमल के कंजूसी के किस्से पूरे आगरा में मशहूर थे। कहा जाता था कि अगर सेठ जी खाना खाते वक्त अपनी रोटियों पर घी लगा ले तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी कि इतना महंगा घी बर्बाद हो गया। वे अपने नौकरों को दिन भर डांटते रहते थे। अगर दिए में तेल जरा सा भी ज्यादा जल जाता तो सेठ जी का खून खौल उठता था। एक बार की बात है, सेठ जी की हवेली में एक मेहमान आया। गर्मी का मौसम था। मेहमान ने पानी मांगा। सेठ जी ने अपने नौकर को आवाज दी, अरे रामू, मेहमान के लिए पानी ला और देख, आधा गिलास ही लाना। कहीं पूरा गिलास भर लाए और इन्होंने नहीं पिया तो पानी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे थे सेठ करोड़ीमल। वे दूसरों से काम तो पूरा करवाते थे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती तो उनके पेट में दर्द होने लगता था। वे तरह तरह के बहाने बनाते, हिसाब में गड़बड़ी करते और किसी न किसी तरह सामने वाले के पैसे काट लेते। उनका मानना था कि पैसा ही भगवान है और इसे तिजोरी से बाहर निकलना पाप है। उसी आगरा शहर के एक छोटे से कोने में, एक टूटी फूटी झोपड़ी में विजयदत्त नाम का एक कवि रहता था। विजयदत्त मां सरस्वती का वरद पुत्र था। उसकी कविताओं में ऐसा जादू था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, उसके पास हुनर तो था पर कद्रदान नहीं थे। घर में गरीबी का आलम यह था कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। विजयदत्त की एक ही बेटी थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। उसके विवाह के लिए विजयदत्त को कुछ धन की आवश्यकता थी। उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। तभी किसी ने उसे सलाह दी, कविराज, तुम सेठ करोड़ीमल के पास जाओ। सुना है उन्हें कला का बहुत शौक है। अगर तुम उनकी शान में कोई बेहतरीन कविता सुनाओगे तो हो सकता है खुश होकर वे तुम्हें इनाम दे दे। विजयदत्त भोला भाला इंसान था। उसे सेठ की कंजूसी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उम्मीद की एक किरण लेकर उसने रात भर जागकर सेठ करोड़ीमल की तारीफ में एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी। उस कविता में उसने सेठ की तुलना कर्ण और राजा बलि जैसे दानवीरों से कर दी, ये सोचकर कि शायद झूठी तारीफ सुनकर ही सेठ का दिल पसीज जाए। अगली सुबह विजयदत्त अपनी फटी पुरानी धोती को ठीक करता हुआ सेठ करोड़ीमल की हवेली पहुंचा। सेठ करोड़ीमल उस वक्त अपनी गद्दी पर बैठे बही खाता देख रहे थे और मक्खियां उड़ा रहे थे। विजयदत्त ने डरते डरते प्रवेश किया और प्रणाम किया। प्रणाम सेठ जी, मैं एक तुच्छ कवि हूं। आपकी कीर्ति सुनकर आया हूं। मैंने आपकी शान में कुछ पंक्तियां लिखी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं। सेठ करोड़ीमल को मुफ्त का मनोरंजन बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा, अरे वाह, बैठे बिठाए अपना गुणगान सुनने को मिल रहा है, इसमें मेरा क्या जाता है। सेठ ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, सुनाओ कविराज, देखे तुम्हारी कलम में कितना दम है। विजयदत्त ने अपनी कविता शुरू की। उसने शब्दों का ऐसा जाल बुना कि सेठ करोड़ीमल, जो असलियत में एक मक्खी चूस थे,
उन्हें उस कविता में दुनिया का सबसे महान दानी बताया गया। कविता में उपमाओं और अलंकारों की बारिश कर दी गई। सेठ करोड़ीमल सुनते सुनते झूमने लगे। उन्हें अपनी झूठी तारीफ सुनने में इतना मजा आ रहा था कि वे भूल गए कि सामने वाला इनाम की उम्मीद में है। जब कविता खत्म हुई तो सेठ ने गदगद होकर कहा, वाह वाह, अद्भुत कविराज, तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। ऐसी कविता तो मैंने आज तक नहीं सुनी। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। विजयदत्त की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी बेटी की शादी है। अगर आप मुझे कुछ इनाम दे देते तो आपका बड़ा उपकार होता। सेठ करोड़ीमल, जो अब तक तारीफ के नशे में थे, अचानक इनाम शब्द सुनते ही चौकन्ने हो गए। उनकी कंजूसी जाग उठी, लेकिन वे बहुत धूर्त थे। उन्होंने तुरंत एक चाल चली। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, कविराज, तुम्हारी कविता अनमोल है। इसके बदले मैं तुम्हें अशर्फियों, सोने के सिक्के से भरी एक थैली दूंगा। तुम कल सुबह आना और अपना इनाम ले जाना। विजयदत्त की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा जैसे उसकी सारी मुश्किलें हल हो गई। वो सेठ को बार बार धन्यवाद देता हुआ खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी को बताया कि कल उन्हें सोने के सिक्के मिलने वाले हैं। उस रात उनके घर में खुशी का माहौल था। हालांकि उन्होंने खाना तो रूखा सूखा ही खाया था, लेकिन सपनों में वे दावत उड़ा रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही विजयदत्त सेठ करोड़ीमल की हवेली पहुंच गया। उसके चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान थी। सेठ करोड़ीमल अपनी दुकान पर बैठे थे। विजयदत्त ने जाकर प्रणाम किया। सेठ जी, मैं आ गया। आपने कल जो वचन दिया था। सेठ करोड़ीमल ने ऐसे देखा जैसे वे विजयदत्त को पहचानते ही न हो। कौन सा वचन? और तुम कौन हो भाई? विजयदत्त का दिल धक से रह गया। वो घबराकर बोला, सेठ जी, मैं विजयदत्त। कल मैंने आपको कविता सुनाई थी और आपने खुश होकर मुझे अशर्फियों की थैली देने का वादा किया था। सेठ करोड़ीमल जोर से हंसे। उनकी हंसी में एक क्रूरता थी। उन्होंने कहा, ओह, तो तुम वो कवि हो। अरे भोले आदमी, एक बात बताओ, तुमने मुझे कविता सुनाई, उससे मुझे क्या मिला? विजयदत्त ने कहा, आपको खुशी मिली, आपको आनंद आया। सेठ ने मेज पर हाथ मारा और कहा, बिल्कुल सही। तुमने मुझे अच्छे शब्द सुनाए, जिससे मेरे कानों को सुख मिला और मैं खुश हुआ। बदले में मैंने तुम्हें अशर्फियों की थैली देने का वादा किया, जिससे तुम्हारे कानों को सुख मिला और तुम खुश हुए। तुमने मुझे खुश किया, मैंने तुम्हें खुश किया, हिसाब बराबर। अब किस बात का इनाम? विजयदत्त सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे शब्दों से आपको सिर्फ मानसिक खुशी मिली, लेकिन आपके वादे से मेरे घर का चूल्हा जलेगा, मेरी बेटी की शादी होगी। आपने वचन दिया था। सेठ ने डांटते हुए कहा, अरे भाग यहां से। कैसा वचन? जैसे तुम्हारे शब्द हवा में गायब हो गए, वैसे ही मेरा वादा भी हवा में था। मैंने तुम्हें कुछ लिखित में थोड़ी दिया था। निकल जाओ मेरी दुकान से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बेचारा विजयदत्त रोता बिलखता वहां से निकला। उसे लगा जैसे दुनिया से इंसानियत खत्म हो गई है। वो निराश होकर आत्महत्या करने का सोचने लगा। लेकिन फिर उसे बादशाह अकबर के दरबार की याद आई। उसने सुना था कि बादशाह के दरबार में बीरबल जैसा मंत्री है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अगले दिन विजयदत्त बादशाह अकबर के दरबार में पेश हुआ। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत दुखी है। उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बादशाह को सुनाई। जहांपनाह, उस व्यापारी ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझसे काम, कविता ले लिया और जब दाम देने की बारी आई तो अपनी बातों से मुकर गया। उसने मेरे विश्वास का कत्ल किया है। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर सेठ
करोड़ीमल को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में सेठ करोड़ीमल दरबार में आया। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि उसने अपने बचाव के लिए तर्क तैयार कर रखा था। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, सेठ करोड़ीमल, क्या यह सच है कि तुमने इस गरीब कवि को इनाम का लालच देकर कविता सुनी और फिर इनाम देने से मना कर दिया? सेठ ने बहुत ही विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो एक सच्चा व्यापारी हूं। ये कवि झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ये पूरी बात नहीं समझ पाया। सौदा तो बराबरी का हुआ था। अकबर ने पूछा, बराबरी का कैसे? सेठ ने वही कुतर्क दोहराया, हुजूर, इसने मुझे कविता सुनाई, जिससे मुझे मानसिक आनंद मिला। मेरे पास कोई वस्तु तो आई नहीं। बदले में मैंने इसे पैसे देने की बात कही, जिससे इसे भी बहुत आनंद मिला। ये रात भर खुश रहा। तो हुजूर, खुशी के बदले खुशी, शब्दों के बदले शब्द, इसमें मैंने क्या गलत किया? अगर ये मुझे कोई सामान बेचता तो मैं पैसे देता। इसने मुझे हवा, शब्द बेची, मैंने इसे हवा, वादा दिया। अकबर सोच में पड़ गए। सेठ का तर्क बहुत ही टेढ़ा था, लेकिन कानूनी तौर पर पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि कोई लिखित समझौता नहीं था। यह सिर्फ जुबान का खेल था। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल अपनी जगह पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए थे कि इस कंजूस सेठ को सीधी उंगली से घी निकालने की आदत नहीं है। इसके लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपनाह, सेठ जी की बात में बहुत गहरा तर्क है। मुझे लगता है कि सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विजयदत्त ये सुनकर हताश हो गया। उसे लगा कि अब बीरबल भी सेठ के पक्ष में हो गए हैं, लेकिन बीरबल की आंखों में एक चमक थी, जिसे सिर्फ अकबर समझ सकते थे। बीरबल ने सेठ करोड़ीमल से कहा, सेठ जी, आप वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। आपने लेन देन की परिभाषा ही बदल दी। मैं आपके इस न्याय से बहुत प्रभावित हूं। सेठ करोड़ीमल फूला नहीं समाया। उसने सोचा कि उसने बीरबल को भी अपनी बातों में फंसा लिया। बीरबल ने आगे कहा, सेठ जी, हम आपकी इस बुद्धिमानी का सम्मान करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस खुशी में मैं आपको अपने घर दावत पर बुलाऊं। आप कल दोपहर मेरे घर भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। सेठ के मुंह में पानी आ गया। बीरबल के घर की दावत, मतलब शाही खाना, वो भी मुफ्त में। सेठ ने तुरंत हामी भर दी। अरे दीवान जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं जरूर आऊंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, कल दोपहर को आइएगा। फिर बीरबल ने विजयदत्त को इशारे से कहा कि धैर्य रखो और कल तुम भी मेरे घर आना, लेकिन छिप कर देखना। अगले दिन सेठ करोड़ीमल सुबह से ही भूखा रहा। उसने सोचा कि दोपहर में बीरबल के यहां तो 56 भोग मिलेंगे, तो घर का खाना खाकर पेट क्यों भरना। वो नहा धोकर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर बीरबल के घर पहुंचा। सेठ के पेट में चूहे कूद रहे थे। बीरबल ने बड़े आदर सत्कार के साथ सेठ का स्वागत किया। आइए सेठ जी, आइए, आपका ही इंतजार था। बीरबल सेठ को एक बड़े से कमरे में ले गए। कमरे में बहुत ही सुंदर बिछावन थी। बीरबल ने सेठ को एक मसंद के सहारे बैठाया। सेठ जी, आप बैठिए, खाना बस आ ही रहा है। सेठ की नाक में रसोई से आ रही भीनी भीनी खुशबू जाने लगी। केसर, इलायची और देसी घी की महक ने सेठ की भूख को 10 गुना बढ़ा दिया। उसे लगा कि आज तो शाही पुलाव, कोरमा और मिठाइयां खाने को मिलेंगी। कुछ देर गुजरी। सेठ ने देखा कि बीरबल बातों में मशगूल है। बीरबल ने पूछा, और सेठ जी, कारोबार कैसा चल रहा है? सेठ ने बेमन से जवाब दिया, सब ठीक है दीवान जी, बस भूख बहुत जोर की लगी है। दावत कब शुरू होगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हां, बिल्कुल, सेवकों, खाना लगाओ। सेठ ने देखा कि सेवक आए, लेकिन उनके हाथों में खाली थालियां थी। उन्होंने सेठ के सामने खाली थालियां सजा दी। सेठ हैरान होकर देखने लगा। तभी बीरबल ने कहा, सेठ जी, थोड़ा और इंतजार करें।
फिर एक सेवक आया और उसने कमरे के कोने में, जहां सेठ की पहुंच से बहुत दूर एक जाली लगी थी, वहां से गर्मा गर्म खाने के पतीले गुजारे। खाने की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा, लेकिन खाना सेठ की थाली में नहीं आया। सेठ ने बेचैन होकर कहा, दीवान जी, ये क्या मजाक है? खुशबू तो बहुत आ रही है, लेकिन खाना कहाँ है? बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से कहा, सेठ जी, आप खाने का आनंद लीजिए ना, महसूस कीजिए। सेठ झुंझला गया, महसूस क्या करूं? पेट में आग लगी है और आप कह रहे हैं महसूस करूं? मेरी थाली खाली है। बीरबल ने कहा, अरे सेठ जी, ध्यान से सूंघिए, ये शाही बिरयानी की खुशबू है, और ये देखिए, वो रबड़ी की महक है। क्या आपको खुशबू से आनंद नहीं आ रहा? सेठ चिल्लाया, खुशबू से पेट नहीं भरता बीरबल जी, मुझे खाना चाहिए। तभी बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन सेठ जी, कल दरबार में तो आप ही कह रहे थे कि एहसास ही काफी है। सेठ चुप हो गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, आपने कहा था कि कवि ने आपको कविता सुनाई, आपको मजा आया, आपने उसे पैसे देने का वादा किया, उसे मजा आया, हिसाब बराबर। ठीक उसी तरह मैंने आपको खाने की खुशबू सुंघाई, आपको मजा आया, आपने उस मजे को लिया, तो मेरा खाना खिलाने का वादा पूरा हुआ। खुशबू लीजिए और पेट भरा हुआ मान लीजिए, हिसाब बराबर। सेठ करोड़ीमल को काटो तो खून नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसाया है। भूख से बिलबिलाते सेठ को अब आटे दाल का भाव समझ आ रहा था। वो शर्म से लाल हो गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीवान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती समझ गया, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं, बस मुझे खाना खिला दीजिए और इस अपमान से मुक्त कीजिए। तभी बीरबल ने ताली बजाई। पर्दे के पीछे से विजयदत्त बाहर आया। बीरबल ने सेठ से कहा, सेठ जी, खुशबू से पेट नहीं भरता, ये बात आप समझ गए। ठीक उसी तरह सिर्फ वाह वाह करने और झूठे वादे करने से इस कवि के घर का चूल्हा नहीं जलता। शब्दों का भी मोल होता है, कला का भी सम्मान होता है। सेठ करोड़ीमल ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी जेब से तुरंत 100 सोने की अशर्फियां निकाली। सेठ ने विजयदत्त के हाथ में थैली रखते हुए कहा, कविराज, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे परिश्रम और कला का अपमान किया। यह रहा तुम्हारा इनाम, और ये कुछ और सिक्के मेरी तरफ से प्रायश्चित के रूप में। विजयदत्त की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल की तरफ कृतज्ञता से देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हुई न बात। सेवक, अब असली खाना लगाओ। इसके बाद सेवकों ने असली शाही भोजन परोसा। सेठ करोड़ीमल ने खाना खाया, लेकिन आज उसे खाने के स्वाद से ज्यादा न्याय का स्वाद याद रहने वाला था। अगले दिन दरबार में जब ये बात बादशाह अकबर को पता चली, तो वे बहुत हंसे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, वाकई लोहे को लोहा ही काटता है। तुमने उस कंजूस को ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो जीवन भर किसी की मेहनत का पैसा नहीं मारेगा। अकबर ने विजयदत्त को भी शाही दरबार का कवि नियुक्त कर लिया, जिससे उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। और रही बात सेठ करोड़ीमल की, कहते हैं कि उस दिन के बाद से सेठ जी ने अपनी कंजूसी थोड़ी कम कर दी और कभी किसी कलाकार को खाली हाथ नहीं लौटाया। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की चतुराई की एक और शानदार कहानी। इस कहानी से हमें 2 बड़ी सीख मिलती है। पहला, कभी भी किसी की कला या मेहनत का फायदा उठाकर उसे धोखा नहीं देना चाहिए। जो इंसान दूसरों का हक मारता है, उसे देर सवेर उसका भुगतान करना ही पड़ता है। दूसरा, बीरबल ने सिखाया कि जो व्यक्ति टेढ़े तर्क देता है, उसे सीधा करने के लिए उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी होता है। जैसे को तैसा नीति कभी कभी अन्याय को खत्म करने का सबसे अच्छा हथियार होती है। कहानी 3। ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी।
बादशाह अकबर का खजाना सोने चांदी, हीरे जवाहरात और दुनिया भर की नायाब चीजों से भरा हुआ था। उनकी सेना लाखों में थी और उनका हुक्म पूरब से लेकर पश्चिम तक चलता था। दरबार में रोज ही खुशामद करने वाले लोग बादशाह की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते थे। कोई उन्हें जिलिलाही कहता तो कोई दुनिया का मालिक। धीरे धीरे इन तारीफों ने बादशाह के मन में अहंकार का एक बीज बो दिया। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। तभी एक दरबारी, जो बादशाह को खुश करने में सबसे आगे रहता था, आगे बढ़ा और झुककर सलाम करते हुए बोला, जहांपना, आप महान हैं। आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान की प्रजा अगर पेट भर खाना खा रही है तो वो सिर्फ आपके रहमो कर्म की वजह से है। अगर आप न हो तो ये अवाम भूखी मर जाएगी। बादशाह अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। उन्हें ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, तुम सच कहते हो। मुझे भी अक्सर लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने खजाने का मुंह खुला रखता हूं ताकि किसी को कोई कमी न हो। ये मेरी ही ताकत है जिससे हर घर में चूल्हा जल रहा है। दरबार के बाकी मंत्रियों ने भी सुर में सुर मिलाया, बिल्कुल सही हुजूर, आप ही इस धरती पर अन्नदाता है। लेकिन इन सब के बीच बीरबल चुपचाप अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। वे न तो हाँ कह रहे थे और न ही ना। बादशाह की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल की खामोशी अकबर को चुभ गई। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी तानते हुए पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारे अन्नदाता होने पर शक है? क्या तुम्हें लगता है कि हम अपनी प्रजा का पेट नहीं भर रहे? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सलाम किया और विनम्रता से बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन मैं इन दरबारियों की बात से सहमत नहीं हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उन्होंने कड़कती आवाज में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, इंसान चाहे कितना भी बड़ा बादशाह क्यों न बन जाए, वो सिर्फ एक माध्यम होता है। असली पालनहार, असली अन्नदाता तो ऊपर वाला है। वही ईश्वर है जो चींटी से लेकर हाथी तक सबका पेट भरता है। आप तो बस एक जरिया है। अगर आप नहीं भी होंगे तो भी दुनिया चलेगी और लोगों को दाना पानी मिलेगा, क्योंकि ये व्यवस्था उस परमात्मा की है, किसी इंसान की नहीं। ये बात सुनकर अकबर का अहंकार पूरी तरह जाग उठा। भरे दरबार में बीरबल ने उनके पालनहार होने के दावे को खारिज कर दिया था। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम अपनी सीमाओं को लांघ रहे हो। तुम्हें लगता है कि मेरे बिना भी ये लोग जी सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही सबका पेट भरता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो सूरज की तरह खुद चमकता है। लेकिन अगर आप परीक्षा लेना ही चाहते हैं तो शौक से लें। अकबर ने उसी वक्त ऐलान कर दिया, कल से शाही खजाने के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाएं। शहर में घोषणा करवा दो कि अगले एक हफ्ते तक आगरा और फतेहपुर सीकरी का हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शाही लंगर में खाना खाएगा, और जिसे धन दौलत चाहिए वो आकर ले जाए। मैं देखूंगा कि मेरे अलावा कौन इनकी मदद करता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी मर्जी, जहांपना, लेकिन मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। अकबर ने ताना मारते हुए कहा, जाओ जाओ। वैसे भी जब तुम वापस आओगे तो देखोगे कि मेरी प्रजा मेरे ही गुणगान कर रही है। बीरबल दरबार से चले गए, लेकिन वे तीर्थ यात्रा पर नहीं गए। उन्होंने एक योजना बनाई थी। वे जानते थे कि बादशाह को समझाने के लिए बातों की नहीं, बल्कि एक अनुभव की जरूरत है। अगले दिन से शहर में जश्न का माहौल था। शाही रसोइये दिन रात खाना बना रहे थे। बड़े बड़े पतीलों में बिरयानी, कोरमा और तरह तरह के पकवान बन रहे थे। खजांची बोरियों में भरकर सिक्के बांट रहे थे।
बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी से ये सब देख रहे थे और उनका सीना गर्व से फूल रहा था। वे मन ही मन सोच रहे थे, देखो बीरबल, कैसे हजारों लोग मेरी वजह से जी रहे हैं। 4-5 दिन बीत गए। बादशाह का अहंकार 7वें आसमान पर था। वे रोज शाम को अपने मंत्रियों के साथ शहर का दौरा करते और देखते कि लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। एक शाम बादशाह अकबर, मुल्ला दो प्याजा और कुछ सैनिकों के साथ भेष बदलकर शहर के बाहरी इलाके में घूमने निकले। वे देखना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा भी है जो उनसे नाखुश है। घूमते घूमते वे एक सुनसान बगीचे के पास पहुंचे। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक दृश्य देखकर बादशाह के कदम रुक गए। वहां एक बेहद बूढ़ा, कमजोर और मैला कुचैला भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर धूल जमी थी। उसके सामने एक टूटी हुई कटोरी रखी थी। अजीब बात यह थी कि वो भिखारी बाकी लोगों की तरह महल की तरफ नहीं भाग रहा था, नहीं वो आने जाने वालों से भीख मांग रहा था। वो बस अपनी धुन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और कभी कभी जमीन पर पड़ी सूखी रोटियों के टुकड़ों को चींटियों को खिला रहा था। बादशाह अकबर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, पूरा शहर मेरे महल के सामने खड़ा है और ये मूर्ख यहां बैठा क्या कर रहा है? इसे पता नहीं कि बादशाह खजाना लुटा रहे हैं। अकबर उस भिखारी के पास गए और अपनी भारी आवाज में बोले, बड़े मियां, क्या तुम इस शहर में नए हो? भिखारी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें बूढ़ी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैं तो बरसों से यही हूं। क्यों, क्या हुआ? अकबर ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि बादशाह अकबर ने अपना खजाना खोल दिया है? वहां लोगों को मुट्ठी भर भर के अशर्फियां मिल रही है, भरपेट खाना मिल रहा है। तुम यहां इस धूल में क्यों पड़े हो? जाओ, जाकर बादशाह से मांग लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। भिखारी हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सा व्यंग्य था। वो बोला, बादशाह से मांगू? अरे बेटा, जो खुद भिखारी हो उससे क्या मांगना? ये सुनते ही अकबर को जैसे करंट लगा। उनके साथी सिपाही गुस्से में तलवार निकालने ही वाले थे कि अकबर ने उन्हें इशारे से रोक दिया। अकबर ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा, ऐ बूढ़े, होश में तो हो? तुम दुनिया के शहंशाह, हिंदुस्तान के मालिक को भिखारी कह रहे हो? उनके पास इतना धन है कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है। भिखारी ने शांत भाव से कहा, बेटा, गुस्सा मत करो, बैठो, मेरी बात समझो। मैंने सुना है बादशाह के पास बहुत धन है, लेकिन क्या वो धन उसका अपना है? अकबर ने गर्व से कहा, बेशक, उन्होंने अपनी ताकत से इसे कमाया है। भिखारी ने सिर हिलाया और कहा, गलत। या तो वो धन उसे उसके बाप दादा से मिला या उसने प्रजा से कर के रूप में लिया। तो जो चीज किसी और से ली गई हो वो अपनी कैसे हुई? और जो खुद दूसरों, प्रजा के दिए हुए टुकड़ों पर पलता हो वो सबसे बड़ा भिखारी नहीं तो और क्या है? अकबर अवाक रह गए। ये तर्क इतना तीखा था कि उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उन्होंने कहा, चलो, मान लिया धन प्रजा का है, लेकिन वो खाना तो खिला रहे हैं, वो अन्नदाता तो है। भिखारी ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और उसे हवा में उड़ाते हुए बोला, अन्नदाता? अरे मूर्ख, अन्नदाता तो वो है जो बीज में जान डालता है। बादशाह तो सिर्फ गोदाम का चौकीदार है। अगर कल ऊपर वाला बारिश रोक दे, जमीन बंजर कर दे, तो तुम्हारा बादशाह क्या सोना चांदी पकाकर खाएगा? क्या उसकी हुकूमत एक दाना भी पैदा कर सकती है बिना कुदरत की मर्जी के? अकबर के माथे पर पसीना आ गया। ये भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। उसकी बातें सीधी दिल पर चोट कर रही थी। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, बाबा, तुम तो बहुत ज्ञान बघारते हो। अगर तुम्हें बादशाह से कुछ नहीं चाहिए तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी मुराद पूरी कर सकता हूं। मैं बादशाह का बहुत खास हूं। भिखारी ने अकबर की आंखों में झांका और कहा, तुम मेरी मुराद पूरी करोगे? सोच लो,
वादे से फिरना मत। अकबर ने तैश में आकर कहा, मैं जुबान देता हूं। मांगो, क्या मांगते हो? हीरे, मोती, महल, जागीर? भिखारी ने अपनी टूटी हुई कटोरी आगे की और बोला, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। बस मेरी 3 छोटी सी इच्छाएं हैं। अगर तुम या तुम्हारा बादशाह उन्हें पूरी कर दे तो मैं मान लूंगा कि वो वाकई ताकतवर है। अकबर ने कहा, बोलो। भिखारी ने पहली शर्त रखी, मेरी पहली इच्छा यह है कि तुम अभी इसी वक्त मेरी उम्र को 10 साल कम कर दो। मुझे मेरी जवानी लौटा दो। अकबर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, यह कैसे मुमकिन है? बीता हुआ वक्त तो खुदा भी वापस नहीं करता। समय पर किसी का जोर नहीं। कोई और चीज मांगो। भिखारी मुस्कुराया, अच्छा, तो तुम्हारा बादशाह समय का मालिक नहीं है। ठीक है, दूसरी इच्छा सुन लो। क्या तुम इस वक्त मेरे मरे हुए बेटे को सिर्फ 1 मिनट के लिए जिंदा कर सकते हो? मुझे उससे एक आखिरी बार बात करनी है। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मौत पर तो सिर्फ ऊपर वाले का अख्तियार है। बादशाह किसी को मार तो सकता है, लेकिन मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। ये मेरे बस में नहीं है। भिखारी ने जोर से हंसते हुए कहा, न समय पर जोर, न मौत पर जोर। और कहते हो कि तुम पालनहार हो। खैर, तीसरी इच्छा बहुत आसान है। शायद तुम्हारा बादशाह इसे पूरा कर दे। अकबर ने उम्मीद से पूछा, बताओ, ये जरूर पूरी होगी। भिखारी ने कहा, देखो, मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, एक डर है। क्या तुम मेरी इस चिंता, इस डर को निकालकर अपने दिमाग में डाल सकते हो? क्या तुम मेरा मानसिक बोझ ले सकते हो? अकबर अब पूरी तरह निरुत्तर हो गए। वे समझ गए कि ये भिखारी क्या कह रहा है। दुनिया का कोई भी बादशाह किसी दूसरे का दुख, दर्द या चिंता अपने सिर नहीं ले सकता। हर इंसान को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है। भिखारी ने देखा कि अकबर चुप हो गए हैं। उसने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, देखो बेटा, जिसके पास न वक्त है, न जीवन देने की ताकत और न ही किसी का दुख हरने की क्षमता, वो भला दाता कैसे हो सकता है? देने वाला तो बस एक ही है, जो बिन मांगे सांसें देता है, जो बिन मांगे धूप और बारिश देता है। बादशाह तो खुद उस मालिक के दरवाजे का एक फकीर है। उसे कहो कि अपनी झूठी शान का कटोरा फेंक दे और उस असली बादशाह के आगे झुके। अकबर की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। उन्हें महसूस हुआ कि वे कितने छोटे हैं। उनकी सारी दौलत, सारी सेना, सारा घमंड इस बूढ़े फकीर के 3 सवालों के आगे ढेर हो गया था। उन्हें अपनी मूर्खता पर शर्म आने लगी। जिसे वे अपनी महानता समझ रहे थे, वो असल में एक भ्रम था। अकबर ने नम आंखों से उस भिखारी के पैर पकड़ने चाहे और कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। वाकई मैं, यानी बादशाह, बहुत बड़े भ्रम में था। आप कौन हैं? आप कोई साधारण भिखारी नहीं लगते। तभी उस भिखारी ने अपने चेहरे पर लगा धूल मिट्टी का लेप पोंछा, अपनी कमर सीधी की और अपनी जाने पहचानी आवाज में बोला, जहांपनाह, सच कड़वा होता है, इसलिए उसे मीठी चाशनी में लपेट कर नहीं, बल्कि फकीरी के बाने में ही सुनाया जा सकता था। अकबर चौंक गए। उन्होंने गौर से देखा, वो कोई और नहीं बल्कि उनके चहेते बीरबल थे। बीरबल, तुम? अकबर ने आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से कहा, हाँ जहांपनाह। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपसे कहा था न कि मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी तीर्थयात्रा यही थी कि मैं अपने बादशाह को उस सत्य का दर्शन करा सकूं जो अहंकार की धुंध में छुप गया था। महाराज, आप प्रजा के पिता समान हैं, रक्षक हैं। ये बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन पालनहार बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो कुर्सी पहले से ही भरी हुई है। जब हम खुद को भगवान समझने लगते हैं तो हमारा पतन शुरू हो जाता है। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे वो सबक सिखाया है जो हजारों किताबें और सैकड़ों मौलवी नहीं सिखा पाए। तुमने मुझे इंसान बना दिया, वरना मैं तो खुद को खुदा समझने की गलती कर बैठा था।
आज से ये खजाना, ये दौलत मेरा नहीं, बल्कि प्रजा की अमानत है। मैं सिर्फ इसका रखवाला हूं, मालिक नहीं। अकबर ने उसी वक्त अपनी पगड़ी उतारी और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। वे अपने महल वापस लौटे, लेकिन एक बदले हुए इंसान की तरह। उन्होंने शाही लंगर तो चालू रखा, लेकिन अब वहां अहंकार नहीं, बल्कि सेवा का भाव था। अब जब भी कोई उनकी तारीफ करता, तो वे आसमान की तरफ इशारा करके कहते, तारीफ उस ऊपर वाले की करो, जिसने मुझे देने के काबिल बनाया। और उस दिन के बाद से बादशाह अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी, जो बीरबल के जाने पर खुशियां मना रहे थे, ये देखकर हैरान रह गए कि बीरबल का कद बादशाह की नजरों में और भी बढ़ गया था। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जब बीरबल ने भिखारी बनकर बादशाह का घमंड तोड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास चाहे कितना भी धन, पद या शक्ति क्यों ना आ जाए, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ एक माध्यम हैं। जिस दिन हम में मैंने किया या मैं ही सब कुछ हूं का भाव आ जाता है, उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो जाता है। विनम्रता ही इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये खूबसूरत पैगाम उन तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आएंगे अकबर और बीरबल का एक और शानदार किस्सा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अहंकार से दूर रहें। धन्यवाद। कहानी 4। मुगल सल्तनत के उस दौर में जब बादशाह अकबर का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था, आगरा का किला न केवल हिंदुस्तान की शक्ति का केंद्र था, बल्कि दुनिया भर के ज्ञानियों, कलाकारों और राजदूतों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी था। दूर दूर के देशों से लोग बादशाह की महानता देखने और उनकी सल्तनत की समृद्धि को अपनी आंखों से परखने आते थे। ऐसे ही एक दिन फारस, पर्शिया के शाह का एक विशेष दूत मिर्जा ज़मान बेग अपने लावलश्कर के साथ आगरा पहुंचा। मिर्जा ज़मान सिर्फ एक राजदूत नहीं था, वो फारस के सबसे चतुर और वाकपटु लोगों में से एक माना जाता था। उसकी बुद्धि की कहानियां ईरान से लेकर तुर्की तक मशहूर थी। वो अभिमानी था और ये मानता था कि फारसी तहजीब और ज्ञान के सामने दुनिया की कोई भी संस्कृति नहीं टिक सकती। जब मिर्जा ज़मान को अकबर के दरबार में पेश किया गया, तो उसकी शान शौकत देखकर सब दंग रह गए। उसके कपड़े बेहतरीन ईरानी रेशम के थे, उसकी पगड़ी पर बेशकीमती हीरे जड़े थे और उसकी चाल में एक शासक जैसी अकड़ थी। उसने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और शाह का भेजा हुआ मैत्री संदेश और कीमती तोहफे पेश किए। अकबर उसकी तहजीब और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। मिर्जा ज़मान बेग, आपका हिंदुस्तान की सरजमी पर स्वागत है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी मेहमानवाजी पसंद आएगी। जहांपनाह, मिर्जा ने अपनी मीठी लेकिन गहरी आवाज में कहा, आपकी सल्तनत की प्रसिद्धि तो हमने बहुत सुनी थी, लेकिन यहां आकर महसूस हो रहा है कि जो सुना था वो हकीकत का एक छोटा सा कतरा मात्र था। आपकी सल्तनत सचमुच महान है। मिर्जा ज़मान ने अगले कुछ दिन दरबार की कार्यप्रणाली को समझने में बिताए। उसकी पारखी नजरें हर दरबारी का आकलन कर रही थी। उसने जल्द ही ये भांप लिया कि बादशाह अकबर के सबसे करीबी और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति उनके सलाहकार बीरबल है। दरबार का हर बड़ा फैसला बीरबल की सलाह के बिना नहीं होता था। मिर्जा ज़मान के अहंकार को ये बात चुभ गई। उसे लगा कि एक साधारण से दिखने वाले हिंदुस्तानी की इतनी इज्जत। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस बीरबल की बुद्धि की कलई सबके सामने खोल कर रहेगा। वो ये साबित करना चाहता था कि हिंदुस्तान के ज्ञानी केवल कहानियों में ही बुद्धिमान होते हैं। असली बुद्धि तो फारस की मिट्टी में है। उसे अपने इस नापाक इरादे में एक मददगार भी मिल गया, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला, जो हमेशा बीरबल से जलता था, मिर्जा ज़मान की मंशा समझ गया।
दोनों के बीच इशारों इशारों में एक अनकहा गठबंधन हो गया। मिर्जा ने अपनी चाल चलनी शुरू की। वो अक्सर दरबार में बीरबल से ऐसे सवाल पूछता जो सीधे नहीं बल्कि घुमावदार होते। एक दिन उसने कहा, बीरबल जी, मैंने सुना है आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि फारस के हमारे शाह इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? ये एक पीज, जाल था। बीरबल कुछ भी कहते वो गलत ही होता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये तो बहुत आसान है मिर्जा साहब। आपके शाह वही सोच रहे हैं जो हमारे जहांपनाह सोच रहे हैं। और हमारे जहांपनाह क्या सोच रहे हैं? मिर्जा ने तुरंत पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, हमारे जहांपनाह सोच रहे हैं कि दोनों सल्तनतों के बीच दोस्ती और अमन हमेशा कायम रहे। मिर्जा ज़मान के पास इस जवाब का कोई तोड़ नहीं था। वो चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में बीरबल के लिए नफरत और बढ़ गई। उसने फैसला किया कि अब वो कोई छोटा मोटा सवाल नहीं बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह रचेगा जिससे बीरबल कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिनों बाद मिर्जा ज़मान ने बादशाह अकबर के सामने एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव रखा। आलमपना, मैं आपकी सल्तनत के कलाकारों और ज्ञानियों से बहुत प्रभावित हूं। क्यों न हम फारस और हिंदुस्तान के बीच अद्भुत कलाओं की एक प्रतियोगिता रखें? इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत होंगे। अकबर, जिन्हें कला और संस्कृति से बेहद लगाव था, तुरंत इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए। ये तो बहुत ही उम्दा ख्याल है मिर्जा साहब, अकबर ने कहा। बताइए, इस प्रतियोगिता में क्या होगा? मिर्जा ज़मान ने अपनी असली चाल चली। जहांपनाह, हम कोई आम प्रतियोगिता नहीं करेंगे। हम उन कलाओं की तलाश करेंगे जो दुनिया ने आज तक न देखी हो, न सुनी हो। मैं चाहता हूं कि आपकी सल्तनत के कलाकार 3 ऐसी अद्भुत चीजें पेश करें जिन्हें बनाना इंसान के बस में नहीं माना जाता। दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुकता से सुनने लगे। मेरी पहली चुनौती है, मिर्जा ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, एक ऐसा चित्रकार ढूंढकर लाइए जो फूल की खुशबू का चित्र बना सके। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। खुशबू और उसका चित्र, ये कैसे हो सकता था? खुशबू को तो महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। मिर्जा मुस्कुराया। मेरी दूसरी चुनौती है, एक ऐसा संगीतकार पेश कीजिए जो खामोशी का संगीत सुना सके। ये पहली चुनौती से भी ज्यादा अजीब थी। खामोशी तो संगीत का अभाव होती है, उसका संगीत कैसे बन सकता है? अब मिर्जा ने अपनी आखिरी और सबसे मुश्किल चुनौती पेश की। और मेरी तीसरी और आखिरी चुनौती है, एक ऐसा कहानीकार ढूंढिए जो एक ऐसी कहानी सुनाए जो न तो सच हो और न ही झूठ। तीनों चुनौतियां सुनने के बाद पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो पागलपन था। ऐसी चीजें तो कल्पना में भी संभव नहीं थी। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे यकीन था कि बीरबल अब फंस चुका है। अकबर का चेहरा भी चिंता में डूब गया। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह अब मुगल सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया था। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद निगाहों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या हमारी सल्तनत में ऐसे कलाकार मौजूद हैं? क्या हम फारस के राजदूत की ये चुनौती स्वीकार कर सकते हैं? बीरबल जानते थे कि ये एक जाल है। मिर्जा ज़मान ने ऐसी शर्तें रखी थी जिनका कोई तार्किक हल नहीं था। वो उन्हें अपमानित करना चाहता था, लेकिन पीछे हटना बीरबल ने सीखा नहीं था। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर मिर्जा ज़मान की आंखों में आंखें डालकर बोले, मिर्जा साहब, हिंदुस्तान कलाकारों की भूमि है। यहां की हवा में संगीत है और मिट्टी में कला। आपके लिए 3 कलाकार ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। फिर उन्होंने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे इन 3 अद्भुत कलाकारों को ढूंढने और दरबार में पेश करने के लिए 1 महीने का समय चाहिए। अकबर ने राहत की सांस ली और इजाजत दे दी। मिर्जा ज़मान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल 1 महीने बाद खाली हाथ लौटेंगे
और पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक जाएगा। 1 महीने का समय शुरू हो चुका था। पहले कुछ हफ्ते बीरबल ने कुछ नहीं किया। वो दरबार में आते, रोजमर्रा के काम निपटाते और शाम को घर चले जाते। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें उस चुनौती की कोई परवाह ही न हो। मुल्ला और दूसरे दरबारी उन पर तंज कसते, लगता है बीरबल ने हार मान ली है, शायद वो शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है। मिर्जा अजमान भी हर रोज दरबार में आकर बीरबल से पूछता, कहिए बीरबल जी, आपके कलाकारों का कुछ पता चला? बीरबल हर बार मुस्कुराकर जवाब देते, मिर्जा साहब, नायाब हीरे ढूंढने में वक्त तो लगता ही है, आप बस इंतजार कीजिए। अकबर की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने बीरबल को अकेले में बुलाया और पूछा, बीरबल, सच सच बताओ, क्या हो रहा है? तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुमने सच में उन कलाकारों को ढूंढ लिया है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप मुझ पर भरोसा रखिए। वक्त आने पर हिंदुस्तान की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। महीना खत्म होने में जब सिर्फ 3 दिन बचे थे, तब बीरबल ने अपनी तैयारी शुरू की। लेकिन वो किसी महान कलाकार के पास नहीं गए। सबसे पहले वो शहर के एक अंधे भिखारी के पास गए, जो एक मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाता था। बीरबल ने उससे काफी देर तक बातें की और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। फिर वो एक ऐसे संगीतकार के पास गए जो एक दुर्घटना में अपनी सुनने की शक्ति खो चुका था। वो अब भी अपने वाद्य यंत्रों को महसूस करके उन्हें बजाने की कोशिश करता था, लेकिन उनमें से कोई आवाज नहीं निकलती थी। बीरबल ने उसे भी अपने साथ ले लिया। आखिर में बीरबल शहर की जेल में गए। वहां वह एक ऐसे कैदी से मिले जो धोखाधड़ी और झूठी कहानियां गढ़कर लोगों को ठगने के जुर्म में सजा काट रहा था। वो इतना शातिर था कि उसकी कहानियों पर कोई भी यकीन कर लेता था। बीरबल ने बादशाह से विशेष अनुमति लेकर उसे 1 दिन के लिए अपने साथ चलने को कहा। जब मुल्ला और मिर्जा अजमान को पता चला कि बीरबल ने एक अंधे भिखारी, एक बहरे संगीतकार और एक धोखेबाज कैदी को चुना है, तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब तो बीरबल का पागलपन साबित हो गया। मुल्ला ने कहा, यही है इसके अद्भुत कलाकार। अब तो बादशाह खुद इसे दरबार से निकाल देंगे। मिर्जा अजमान अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा जब वो बीरबल को सबके सामने जलील करेगा। वो दिन आ ही गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आसपास के राज्यों से भी लोग ये अनोखी प्रतियोगिता देखने आए थे। मिर्जा अजमान बेग अपने ईरानी परिधान में गर्व से बैठा था। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके मन में एक तूफान चल रहा था। उन्हें बीरबल पर भरोसा था, लेकिन आज की परिस्थितियां बहुत अजीब थी। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके पीछे वो अंधा भिखारी, बहरा संगीतकार और वो कैदी चल रहे थे। उन्हें देखकर दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। बीरबल शांत रहे। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं मिर्जा साहब की चुनौती के 3 कलाकारों को लेकर हाजिर हूं। मिर्जा अजमान ने तंज कसते हुए कहा, तो ये हैं तुम्हारे महान कलाकार। बीरबल, हमें भी तो इनकी कला का नमूना देखने दो। बीरबल ने सबसे पहले उस अंधे भिखारी को आगे किया। मिर्जा साहब, आपकी पहली चुनौती थी एक ऐसा चित्रकार जो फूल की खुशबू का चित्र बना सके। मिलिए, ये है उस्ताद नूर, जो आंखों से नहीं अपनी आत्मा से देखते हैं। ये अंधा चित्र बनाएगा? मिर्जा हंसा। जी हां, बीरबल ने कहा। उस्ताद नूर, कृपया मिर्जा साहब को गुलाब की खुशबू का चित्र दिखाइए। उस अंधे आदमी ने अपनी आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। जब मैं गुलाब की खुशबू को महसूस करता हूं, तो मुझे कोई रंग या आकार नहीं दिखता। मुझे याद आती है अपनी मां की गोद की गर्माहट। मुझे सुनाई देती है सुबह की अजान की मीठी आवाज। मुझे महसूस होता है पहली बारिश की बूंदों का सुकून। मेरी आत्मा के कैनवास पर गुलाब की खुशबू का चित्र यही है, सुकून, प्यार और यादें।
क्या कोई कूची और रंग इससे बेहतर तस्वीर बना सकता है? उसकी बातें सुनकर पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसने खुशबू को चित्रित नहीं किया था, उसने खुशबू को शब्दों से जिंदा कर दिया था। मिर्जा अजमान के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये चित्रकारी नहीं, ये तो बस शब्दों का खेल है। बीरबल ने कहा, जो चीज आंखों से नहीं दिखती उसकी तस्वीर शब्दों से ही बनाई जाती है। मिर्जा साहब, अब बीरबल ने उस बहरे संगीतकार को आगे किया। आपकी दूसरी चुनौती थी खामोशी का संगीत। ये है उस्ताद शांतनु। ये कानों से नहीं, दिल से सुनते हैं। उस्ताद शांतनु ने अपनी सितार उठाई और उसे बजाना शुरू किया, लेकिन उसकी उंगलियां तारों पर ऐसे फिर रही थी कि कोई आवाज पैदा नहीं हो रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके पूरी लय और ताल में खोया हुआ था। पूरे दरबार में सिर्फ उसकी उंगलियों की हल्की सरसराहट और उसकी सांसों की आवाज थी। कुछ देर बाद उसने सितार रख दी। मिर्जा गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है? इसने तो कुछ बजाया ही नहीं। ये तो धोखा है। बीरबल ने जवाब दिया, मिर्जा साहब, आपने खामोशी का संगीत मांगा था। संगीत शोर में नहीं, शांति में होता है। जब सारा शोर थम जाता है तब हमें अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है, अपनी सांसों का संगीत महसूस होता है। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संगीत है, जिसे खामोशी कहते हैं। उस्ताद शांतनु ने आपको वही संगीत महसूस करवाया। अकबर और बाकी दरबारी बीरबल की इस व्याख्या से मंत्रमुग्ध हो गए। मिर्जा अजमान अब तिलमिला उठा था। उसकी 2 चुनौतियां बेकार हो चुकी थी। उसे अपनी आखिरी चुनौती पर पूरा भरोसा था। बहुत हुआ ये दर्शन, अब अपने तीसरे कलाकार को पेश करो। वो गरजा, एक ऐसी कहानी सुनाओ जो न सच हो न झूठ। बीरबल ने उस कैदी को आगे किया। ये है दास्तानगो, कहानीकार। ये आपको वही कहानी सुनाएगा। कैदी ने आगे बढ़कर मिर्जा अजमान को गौर से देखा और कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, फारस का एक बहुत ही बुद्धिमान लेकिन अहंकारी राजदूत, जिसका नाम था मिर्जा अजमान बेग, हिंदुस्तान के महान बादशाह अकबर के दरबार में आया। उसका असली मकसद दोस्ती बढ़ाना नहीं, बल्कि बादशाह के सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल को अपमानित करना था। उसने बीरबल को फंसाने के लिए 3 असंभव चुनौतियां रखी: खुशबू का चित्र, खामोशी का संगीत और एक ऐसी कहानी जो न सच हो न झूठ। कहानीकार ठीक वही कहानी सुना रहा था जो उस दरबार में घटित हो रही थी। मिर्जा अजमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहानीकार अपनी कहानी के अंत में पहुंचा, और जब बीरबल ने पहली 2 चुनौतियों का जवाब अपनी बुद्धि से दे दिया, तो उस अहंकारी राजदूत ने अपनी तीसरी और आखिरी चुनौती पेश की। इतना कहकर कहानीकार अचानक चुप हो गया। मिर्जा चिल्लाया, आगे क्या हुआ? कहानी पूरी करो। कहानीकार ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आगे बढ़कर मिर्जा से पूछा, मिर्जा साहब, यह कहानी पूरी तभी होगी जब आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। क्या सवाल है? मिर्जा ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शांति से पूछा, आप बस ये बता दीजिए कि इस कहानीकार ने अब तक जो कहानी सुनाई वो सच है या झूठ? और इसी पल मिर्जा अजमान बेग बीरबल के बुने हुए चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका था। अगर वो कहता कि कहानी सच है, तो वो सबके सामने ये कबूल कर लेता कि वो एक साजिश रचने आया था, और अगर वो कहता कि कहानी झूठ है, तो कहानीकार की कहानी अपने आप एक झूठी कहानी बन जाती, और इस तरह न सच न झूठ वाली शर्त पूरी हो जाती, क्योंकि उसकी सच्चाई मिर्जा के जवाब पर ही टिकी थी। मिर्जा अजमान बेग के पास कोई जवाब नहीं था। वो पसीने पसीने हो गया और शर्म से उसका सिर झुक गया। उसकी सारी बुद्धि, सारा अहंकार बीरबल के एक ही सवाल ने मिट्टी में मिला दिया था। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। वाह बीरबल, वाह! आज तुमने सिर्फ हिंदुस्तान की इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि असली बुद्धि अहंकार में नहीं, बल्कि विवेक
और शांति में होती है। मिर्जा अजमान बेग अगले ही दिन चुपचाप आगरा से वापस फारस लौट गया और ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक विदेशी राजदूत की सबसे मुश्किल चाल को भी मात दे दी थी। कहानी 5। आगरा के शाही दरबार में उस दिन सब कुछ सामान्य था। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ सल्तनत के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। बीरबल अपनी असाधारण बुद्धि और हाजिर जवाबी से एक के बाद एक जटिल मसलों को सुलझा रहे थे और बादशाह उनकी काबिलियत पर हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। लेकिन बीरबल नहीं जानते थे कि उनके घर पर एक ऐसी समस्या दस्तक दे चुकी थी जिसे सुलझाना सल्तनत की किसी भी गुत्थी से ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। शाम को जब बीरबल अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे पर चिंता और खुशी का एक अजीब सा मिश्रण देखा। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, उनकी पत्नी ने कहा, सुनते हैं जी, आज घर में एक खास मेहमान आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, कौन है ये खास मेहमान जिनसे मिलकर आपका चेहरा चांद की तरह खिल भी रहा है और उस पर ग्रहण भी लगा हुआ है? उनकी पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, मेरे भैया गिरधर आए हैं। गिरधर का नाम सुनते ही बीरबल के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। गिरधर उनकी पत्नी का इकलौता भाई, एक ऐसा नमूना था जिसे बनाने के बाद शायद कुदरत ने भी अपना सिर पीट लिया होगा। वो कामचोर, घमंडी और अव्वल दर्जे का मूर्ख था। उसे लगता था कि चूंकि उसका जीजा हिंदुस्तान के बादशाह का सबसे करीबी सलाहकार है तो पूरी सल्तनत उसकी जागीर है। गिरधर अंदर के कमरे से पान चबाता हुआ बाहर निकला। उसने बीरबल को देखकर सलाम करने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधा सोफे पर पसरते हुए बोला, क्यों जीजाजी, कैसी चल रही है सल्तनत? सुना है आजकल आप ही के इशारों पर चलती है। बीरबल ने संयम बनाए रखते हुए कहा, सब ईश्वर की कृपा है गिरधर। तुम बताओ, कैसे आना हुआ? आना क्या था? गिरधर ने बड़ी अकड़ से कहा, सोचा अब गांव में रहकर खेती बाड़ी करना हमें शोभा नहीं देता। जब अपना जीजा इतना बड़ा आदमी हो तो हम क्यों धूल फांके? बस इसीलिए चले आए। अब आप कल ही जहांपनाह से कहकर हमारे लिए दरबार में कोई बड़ा सा पद लगवा दीजिए। बीरबल ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने गिरधर को समझाने की कोशिश की, गिरधर, दरबार में पद योग्यता से मिलता है, रिश्तेदारी से नहीं। वहां हर काम के लिए ज्ञान और अनुभव की जरूरत होती है। यह सुनकर गिरधर हंस पड़ा। अरे जीजाजी, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें योग्यता की क्या जरूरत? बस आप बादशाह से कहिए कि ये हमारा साला है, वो आपको मना नहीं करेंगे। हमें कोई ऐसा मंत्री वंत्री बना दीजिए जहां काम कम और आराम ज्यादा हो। रात भर बीरबल की पत्नी ने भी अपने भाई की सिफारिश की। वो अपने भाई की आदतों से वाकिफ थी, लेकिन भाई का प्यार उन्हें अंधा बना रहा था। आप बस एक बार कोशिश तो कीजिए। वो आंसुओं के साथ बोली, अगर उसे कोई काम मिल जाएगा तो शायद वो सुधर जाए। पत्नी के आंसू और साले के अहंकार के बीच बीरबल बुरी तरह फंस चुके थे। वो जानते थे कि गिरधर को कोई भी जिम्मेदारी देना किसी बंदर के हाथ में उस तरह देने जैसा होगा, लेकिन परिवार के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने मन में एक योजना बनाई और अगले दिन गिरधर को लेकर दरबार में हाजिर हुए। दरबार में बीरबल ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में गिरधर का परिचय बादशाह अकबर से करवाया। जहांपनाह, ये मेरे साले साहब गिरधर है। ये गांव से आए हैं और सल्तनत की सेवा करने की बड़ी इच्छा रखते हैं। अकबर, जो बीरबल की रग-रग से वाकिफ थे, तुरंत समझ गए कि दाल में कुछ काला है। बीरबल के चेहरे पर छाई हिचकिचाहट और गिरधर की आंखों में भरी अकड़ उनसे छिपी नहीं रही। बादशाह ने इस खेल में थोड़ा मजा लेने का फैसला किया। अच्छा, तो आप बीरबल के साले हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में ऐसी क्या योग्यता है कि हम आपको कोई पद दें? गिरधर ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, आलम पनाह, योग्यता तो कूट कूट कर भरी है।
मैं गांव में जानवरों के झुंड को हाक लेता हूं, लोगों के छोटे मोटे झगड़े सुलझा देता हूं, और तो और मुझे पता है कि कब बारिश होगी और कब धूप खिलेगी। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर दरबार में बैठे दरबारी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। अकबर ने एक पल सोचा और फिर एक शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आपकी योग्यता को देखते हुए हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपते हैं। आज से आप आगरा शहर की सफाई और पशु कल्याण विभाग के मुख्य निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। ये एक ऐसा पद था जो पहले कभी था ही नहीं। अकबर ने इसे उसी वक्त ईजाद किया था। गिरधर खुशी से फूला नहीं समाया। मुख्य निरीक्षक, उसे लगा कि उसे कोई बहुत बड़ी तोप का पद मिल गया है। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और मन ही मन बीरबल को धन्यवाद दिया कि उसकी सिफारिश काम आ गई। बीरबल चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। वो जानते थे कि असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। अगले ही दिन गिरधर अपनी नई शाही पोशाक पहनकर और हाथ में एक छड़ी लेकर शहर के दौरे पर निकल पड़ा। उसके साथ कुछ सिपाही भी थे। उसने अपनी मूर्खता का पहला प्रमाण तुरंत ही दे दिया। उसने देखा कि कुछ आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं। उसने तुरंत आदेश दिया, ये क्या बदतमीजी है, ये कुत्ते शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। इन सभी कुत्तों को पकड़कर शाही अस्तबल में घोड़ों के साथ बंद कर दो। सिपाहियों ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया। शाम तक शाही अस्तबल में घोड़ों की हिनहिनाहट के साथ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। कुत्तों ने घोड़ों का चारा खा लिया, अस्तबल में गंदगी फैला दी और घोड़ों को इतना परेशान किया कि वे बिदक गए। अस्तबल का मुख्य रखवाला सिर पीटता हुआ बादशाह के पास शिकायत लेकर पहुंचा। दूसरे दिन गिरधर ने देखा कि सड़कों पर धूल बहुत उड़ती है। उसने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक नया फरमान जारी किया। शहर की सभी मुख्य सड़कों पर यमुना नदी से पानी लाकर छिड़काव किया जाए ताकि धूल न उड़े। उसके आदेश पर मजदूरों ने दिन रात एक करके सड़कों पर इतना पानी डाल दिया कि वे सड़कें कम और कीचड़ के दलदल ज्यादा लगने लगी। व्यापारियों की गाड़ियां, घोड़े और आम लोग उस कीचड़ में फंसने लगे। शहर का पूरा व्यापार ठप हो गया और लोग गिरधर को कोसने लगे। लेकिन गिरधर की मूर्खता का शिखर तो अभी बाकी था। 2 दिन की मेहनत के बाद गिरधर को लगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसे लगा कि अब उसे सल्तनत के खजाने के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने एक नई योजना बनाई। उसने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आगरा की हवा बहुत शुद्ध है और इस शुद्ध हवा पर शाही कर लगाया जाएगा। हर नागरिक को दिन में सांस लेने के लिए एक तांबे का सिक्का सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा। जो कर नहीं देगा उसे सांस लेने की इजाजत नहीं होगी। ये फरमान सुनते ही पूरे आगरा में हाहाकार मच गया। सांस लेने पर कर, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लोग गुस्से से भर गए। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और एक बड़ी भीड़ महल की ओर बढ़ने लगी, न्याय की गुहार लगाने। शिकायतों का अंबार और महल के बाहर जमा भीड़ को देखकर अकबर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को तलब किया। बीरबल, अकबर दरबार में गरजे, ये क्या हो रहा है हमारी राजधानी में? तुम्हारे उस मूर्ख साले ने पूरे शहर को सिर पर उठा लिया है। अस्तबल में कुत्ते भौंक रहे हैं, सड़कें ताला बन गई हैं और अब वो लोगों की सांसों पर भी कर लगाना चाहता है। अगर कल सुबह तक तुमने इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो हम उसे तो सजा देंगे ही, साथ में तुम्हें भी तुम्हारे पद से बर्खास्त कर देंगे। अब बीरबल के लिए ये इज्जत का सवाल बन गया था। वो जानते थे कि गिरधर को डांटने या समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे सबक सिखाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, लेकिन उसे कोई शारीरिक दंड भी न मिले। बीरबल सीधे गिरधर के पास पहुंचे। गिरधर अपनी सफलता पर इतरा रहा था। बीरबल ने उसे डांटने की बजाय उसकी झूठी तारीफ करनी शुरू कर दी। वाह गिरधर,
वाह, मैं तो तुम्हारी काबिलियत का कायल हो गया। तुमने कुछ ही दिनों में वह कर दिखाया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके। सांस पर कर लगाने का तुम्हारा विचार तो अद्भुत है। बादशाह तुमसे इतने प्रसन्न है कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक और भी बड़ा काम सोचा है। अपनी तारीफ सुनकर गिरधर की छाती और भी चौड़ी हो गई। सच में जीजाजी? बताइए, जहांपनाह अब मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा। बादशाह चाहते हैं कि तुम एक बहुत ही गोपनीय और महत्वपूर्ण गिनती करो। तुम्हें कल सुबह से लेकर 3 दिन के अंदर यमुना नदी में उठने वाली कुल लहरों की गिनती करके उन्हें बतानी है। यह सल्तनत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। गिरधर को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बीरबल की बातों और अपनी मूर्खतापूर्ण अकड़ में उसे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी। बस इतनी सी बात। उसने कहा, मैं अभी जाकर गिनती शुरू करता हूं। अगली सुबह गिरधर एक कलम और कागज लेकर यमुना नदी के किनारे बैठ गया। नदी में लहरें उठ रही थी, एक के बाद एक। उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 10, 50। लेकिन जैसे ही वो आगे गिनता, पीछे की लहरें गायब हो जाती और नई लहरें आ जाती। कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी। हवा चलती तो हजारों लहरें एक साथ बन जाती। घंटों बीत गए, दोपहर हो गई। गिरधर भूखा प्यासा वही बैठा रहा, लेकिन वो 10-20 से ज्यादा गे नहीं पा रहा था। उसका सिर चकराने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये काम नामुमकिन है। शाम हुई, रात हुई। गिरधर थककर वही किनारे पर लेट गया। उसे ठंड लगने लगी। भूखे पेट और थके शरीर ने उसकी सारी अकड़ निकाल दी। उसने सोचा, ये कैसा काम है? इसका न कोई सिर है, न कोई पैर। मैं इसे कैसे पूरा करूंगा? तभी उसे अपने दिए हुए आदेश याद आए। उसे समझ आया कि जैसे लहरों को गिनना असंभव और मूर्खतापूर्ण है, वैसे ही कुत्तों को अस्तबल में बंद करना, सड़कों पर कीचड़ फैलाना और लोगों की सांसों पर कर लगाना भी उतना ही मूर्खतापूर्ण था। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि एक पद पर बैठना और उसे चलाना 2 अलग बातें हैं, और उसके पास इस काम के लिए जरूरी बुद्धि बिल्कुल नहीं है। अगली सुबह वो शर्मिंदा और झुका हुआ चेहरा लेकर बीरबल के पास पहुंचा। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जीजाजी, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गया कि मैं किसी पद के लायक नहीं हूं। कृपया मुझे बादशाह के गुस्से से बचा लीजिए। बीरबल ने उसे उठाया और मुस्कुराए। वो यही चाहते थे। बीरबल गिरधर को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में गए। गिरधर ने बादशाह के सामने अपनी सारी गलतियां स्वीकार की और भरे दरबार में सबसे माफी मांगी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं लहरों की गिनती तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता की गिनती जरूर कर ली है। कृपया मुझे मेरे पद से मुक्त कर दीजिए और वापस गांव जाने की इजाजत दीजिए। अकबर, जो बीरबल की योजना समझ चुके थे, मुस्कुराए बिना न रह सके। उन्होंने गिरधर को माफ कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा और सीख है। गिरधर उसी दिन वापस अपने गांव लौट गया और फिर कभी उसने किसी पद का लालच नहीं किया। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मान गए तुम्हारी तरकीब को। तुमने बिना किसी सजा के अपने मूर्ख साले को वो सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी अक्ल का ताला डांट फटकार से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के बोझ और अनुभव की सही चाबी से ही खुलता है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का सही इस्तेमाल केवल समस्याओं को सुलझाना ही नहीं, बल्कि इंसानों को उनकी गलतियों का एहसास कराना भी है। कहानी 6। ये बात उन दिनों की है जब बादशाह अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान पर था। उनका दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, संगीतकार और कलाकार मौजूद थे, जिन्हें
नवरत्न कहा जाता था। लेकिन इन सब में बादशाह के दिल के सबसे करीब अगर कोई था तो वो थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमानी और बादशाह के साथ उनकी नजदीकी ने दरबार के कई अन्य मंत्रियों के मन में ईर्ष्या की आग जला दी थी। खासकर मुल्ला दो प्याजा और कुछ रसूखदार दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ अपनी मीठी बातों से बादशाह को फंसा कर रखते हैं। एक दिन की बात है, दरबार लगने से पहले ही दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। मुल्ला दो प्याजा ने अपने एक साथी से कहा, आज बादशाह का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। यही सही मौका है बीरबल को फंसाने का। अगर आज हम बादशाह के जरिए बीरबल से कोई ऐसा सवाल पूछवा दें जिसका जवाब उसके पास न हो, तो आज उसकी छुट्टी पक्की। दरबारियों ने योजना बनाई कि वे बादशाह को उकसाएंगे कि वे बीरबल की परीक्षा लें। कुछ ही देर में शहंशाह अकबर दरबार में पधारे। बादब, बामुलाहिजा, होशियार की आवाज गूंजी और सभी दरबारी अपने स्थानों पर खड़े हो गए। बादशाह तख्ते ताउस पर बैठे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो हमेशा वाली चमक नहीं थी। वे किसी गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। वे बार बार अपने हाथों को देखते, फिर हथेलियों को रगड़ते और फिर दरबार की तरफ देखते। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बादशाह की खामोशी को तोड़े। तभी बादशाह ने अपना सिर उठाया और अपनी गंभीर आवाज में बोले, दरबारियों। सबने एक सुर में कहा, जी जहांपनाह। अकबर ने कहा, आज सुबह से मेरे मन में एक अजीब सी उलझन है। मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा। क्या तुम में से कोई मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सकता है? मुल्ला दो प्याजा आगे आए और झुककर सलाम करते हुए बोले, हुजूर, हुक्म करें। आपकी एक इशारे पर हम आसमान से तारे तोड़ लाएं। फिर ये तो महज एक सवाल है। अकबर ने अपनी हथेलियों को दरबारियों की तरफ दिखाते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जो सुनने में बहुत साधारण था, लेकिन उसका तर्क खोजना लोहे के चने चबाने जैसा था। अकबर ने पूछा, देखो, ये मेरी हथेली है और ये तुम सबकी हथेलियां है। मेरा सवाल यह है कि हमारे सिर पर बाल है, हमारी दाढ़ी में बाल है, हमारे शरीर पर बाल है, लेकिन हमारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते? आखिर इसकी वजह क्या है? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने सोचा था कि बादशाह धर्म पर सवाल करेंगे, किसी ने सोचा था राजनीति पर सवाल होगा, लेकिन ये हथेलियों पर बाल क्यों नहीं होते? ये कैसा सवाल था? एक दरबारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जहांपनाह, शायद। शायद इसलिए क्योंकि हम हाथों से बहुत काम करते हैं। रगड़ खाने से बाल झड़ जाते होंगे। अकबर ने उसे घूर कर देखा और कहा, नादान, तो क्या पैरों के तलवों से हम चलते नहीं? और वैसे भी मैं बादशाह हूं। मैं अपने हाथों से कौन सा फावड़ा चलाता हूं जो रगड़ से बाल झड़ जाएंगे? दरबारी शर्मिंदा होकर बैठ गया। दूसरे विद्वान ने तर्क दिया, हुजूर, हथेली में लक्ष्मी का वास होता है, शायद इसलिए वहां बाल नहीं होते ताकि वो साफ रहें। अकबर को यह जवाब भी तर्कसंगत नहीं लगा। उन्होंने कहा, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मुझे कोई तार्किक और बुद्धिमानी भरा जवाब चाहिए। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल के आने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बीरबल दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। मुल्ला ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और कहा, जहांपनाह, ये सवाल तो वाकई बहुत पेचीदा है। इसका जवाब तो शायद दिमाग के बादशाह बीरबल ही दे सकते हैं। देखिए, वे आ भी गए। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और अपनी जगह पर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आज माहौल कुछ बदला हुआ है। सारे दरबारी उनकी तरफ कुटिल मुस्कान के साथ देख रहे थे। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, आओ बीरबल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आज हमारे दरबार के सारे विद्वान एक छोटे से सवाल के आगे घुटने टेक चुके हैं। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह,
ऐसा कौन सा सवाल है जिसने मेरे बादशाह को इतना परेशान कर रखा है? अकबर ने फिर वही सवाल दोहराया, बीरबल, बताओ हमारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते? सवाल सुनते ही बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। वे समझ गए कि ये कोई वैज्ञानिक सवाल नहीं है, बल्कि ये समय है अपनी हाजिर जवाबी और वाक्पटुता का प्रदर्शन करने का। बीरबल जानते थे कि बादशाह को सपाट जवाब पसंद नहीं आते। उन्हें जवाब में मनोरंजन और बुद्धिमानी का तड़का चाहिए। बीरबल ने कुछ पल सोचा। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, बादशाह की तरफ देखा, फिर मुल्ला दोप्याजा की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत ही सरल बात है, लेकिन इसका जवाब 3 हिस्सों में है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, 3 हिस्से? वो क्या? जल्दी बताओ बीरबल। बीरबल दरबार के बीचों बीच आए और बोले, हुजूर, सबसे पहले बात करते हैं आपकी हथेलियों की। आपकी हथेली पर बाल इसलिए नहीं उगते क्योंकि आप बहुत बड़े दानी हैं। अकबर थोड़ा हैरान हुए। दानी? इसका बालों से क्या वास्ता? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, आप दिन रात अपने खजाने से गरीबों और जरूरतमंदों को इनाम और मदद बांटते रहते हैं। आपकी हथेलियां हमेशा दान देने के लिए खुली रहती है, हमेशा रगड़ खाती रहती है सोने चांदी के सिक्कों से। अब जहां इतनी आवाजाही होगी, जहां इतना घर्षण होगा, वहां बाल कैसे टिक सकते हैं? बस यही कारण है कि आपकी हथेलियों पर बाल नहीं उगते। अकबर ये सुनकर गदगद हो गए। अपनी तारीफ किसे पसंद नहीं होती? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, क्या खूब कहा। चलो, मान लिया कि मेरी हथेली पर दान देने की वजह से बाल नहीं है। लेकिन अकबर ने बीरबल को घेरने की कोशिश की। लेकिन बीरबल, तुम्हारी हथेलियों पर भी तो बाल नहीं है। तुम तो बादशाह नहीं हो, तुम तो इतना दान नहीं करते, फिर तुम्हारी हथेली क्यों साफ है? बीरबल तो जैसे इस सवाल के लिए तैयार ही बैठे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, महाराज, इसका कारण भी आप ही है। मैं? अकबर ने चौंक कर पूछा। जी हां, जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आप इतने बड़े दानी हैं कि आप मुझे और अन्य लोगों को हमेशा इनाम देते रहते हैं। अब आप देते रहते हैं और मैं हमेशा लेता रहता हूं। इनाम लेने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें समेटना पड़ता है। इनाम लेते लेते और गिनते गिनते मेरी हथेलियों के बाल भी घिस गए, इसलिए मेरी हथेली पर भी बाल नहीं उगते। पूरा दरबार बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर दंग रह गया। अकबर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये जवाब न केवल तार्किक था, बल्कि इसमें बादशाह का सम्मान भी था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अकबर बीरबल की परीक्षा पूरी तरह लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी नजरें घुमाई और उन दरबारियों की तरफ देखा जो बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, खासकर मुल्ला दोप्याजा और उनके साथी। अकबर ने एक आखिरी दाव खेला। उन्होंने पूछा, ठीक है बीरबल, मान लिया, मैं देता हूं इसलिए मेरी हथेली साफ, तुम लेते हो इसलिए तुम्हारी हथेली साफ। लेकिन ये दरबारी, ये मेरे बाकी मंत्री, न तो ये मेरी तरह इतना दान देते हैं और न ही इन्हें तुम्हारी तरह रोज इनाम मिलता है। फिर इनकी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? अब बताओ, अब क्या बहाना बनाओगे? दरबारी खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब बीरबल फंस गए, अब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बीरबल ने उन जलते भुनते दरबारियों की तरफ देखा, जिनकी शक्लें अब सवालिया निशान बनी हुई थी। बीरबल की आंखों में एक शरारत थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये तो सबसे आसान हिस्सा है। इन दरबारियों की हथेलियों पर बाल न होने की वजह और भी खास है। वो क्या? अकबर ने अधीरता से पूछा। बीरबल ने जोर से कहा, हुजूर, जब आप मुझे इनाम देते हैं और मैं वो इनाम लेता हूं, तो ये देखकर इन बाकी दरबारियों को इतनी जलन होती है, इतनी ईर्ष्या होती है कि ये गुस्से में अपनी हथेलियां एक दूसरे पर जोर जोर से मलते रहते हैं। हाथ मलना यानी पछताना और जलना। बस इसी जलन के मारे हाथ मलते मलते इनकी हथेलियों के बाल झड़ गए हैं और अब उगते ही नहीं। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, एक पल के लिए सन्नाटा छाया
और फिर बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े। हा 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 हा, उनकी हंसी गूंज उठी। वे अपने सिंहासन पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने अपना पेट पकड़ लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, मान गए बीरबल, मान गए। ऐसा जवाब तो खुदा भी नहीं सोच सकता था। तुमने एक ही तीर से 3 शिकार किए, मेरी तारीफ की, अपना बचाव किया और इन जलने वालों की बोलती भी बंद कर दी। दरबारी जो बीरबल का मजाक उड़ाने आए थे, अब शर्म से पानी पानी हो रहे थे। वे अपनी हथेलियों को छुपा रहे थे, क्योंकि बीरबल ने उनकी जलन को सरेआम बेनकाब कर दिया था। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए अपनी मोतियों की माला उतारी और बीरबल के गले में डाल दी। उन्होंने कहा, बीरबल, वाकई तुम्हारे दिमाग का कोई सानी नहीं है। आज तुमने हमें जितना हंसाया है, उतना हम महीनों से नहीं हंसे। तो दोस्तों, ये था बीरबल का वो जवाब जिसने बादशाह को लोटपोट कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुद्धि और हास्य का सही मिश्रण किसी भी कठिन परिस्थिति को आसान बना सकता है। जहां गुस्सा और तर्क काम नहीं आते, वहां एक छोटी सी मुस्कान और हाजिर जवाबी बाजी पलट सकती है। बीरबल ने न केवल सवाल का जवाब दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, वे अंत में सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपनी हाजिर जवाबी से किसी को हंसाया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अकबर बीरबल की ऐसी ही और मजेदार और लंबी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी हंस सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किस्से के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। कहानी 7। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। यमुना नदी का किनारा, सुबह की सुनहरी धूप और चहल पहल से भरा शहर। लेकिन किले के अंदर दीवान खास में माहौल कुछ और ही था। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे, और हमेशा की तरह बीरबल के एक सरल से सुझाव ने एक बड़ी समस्या का हल निकाल दिया था। बादशाह अकबर ने खुश होकर कहा, वाह बीरबल, तुम सच में हमारे दिमाग की कुंजी हो। जहां बड़े बड़े विद्वानों की सोच खत्म होती है, वहां से तुम्हारी शुरू होती है। यह सुनकर बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। लेकिन दरबार में बैठे कुछ मंत्री, जैसे इनायत खान और मुल्ला दुप्याजा के चचेरे भाई हकीम जलाल, के चेहरे पर जलन की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उस दिन दरबार खत्म होने के बाद इनायत खान ने हकीम जलाल के कान में फुसफुसाया, देखा हकीम साहब, फिर वही हुआ। बादशाह की आंखों पर तो जैसे बीरबल ने जादू कर दिया है। हमारी वर्षों की वफादारी और ज्ञान का कोई मोल ही नहीं। हकीम जलाल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, इनायत खान, जब तक हम इस बीरबल को बादशाह की नजरों में गिरा नहीं देते, हमारा कोई भविष्य नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बादशाह को लगे कि बीरबल का ज्ञान बस किताबी नहीं, बल्कि खोखला है। तभी इनायत खान की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, एक उपाय है। मैंने सुना है कि काशी में 3 ऐसे पंडित हैं जिनका ज्ञान अथातो सागर जैसा है। एक वेदों और शास्त्रों में पारंगत है, दूसरा तर्कशास्त्र का महारथी है, और तीसरा व्याकरण का ऐसा ज्ञाता है कि शब्द भी उसके सामने कांपते हैं। वे अपने ज्ञान के घमंड में किसी को कुछ नहीं समझते। अगर हम उन्हें यहां बुलाएं और बीरबल से उनका शास्त्रार्थ करवाएं, तो बीरबल की हार निश्चित है। जब वो 3 महाविद्वानों के सामने पानी भरेगा, तो बादशाह की आंखों से भी पर्दा हट जाएगा। ये योजना हकीम जलाल को बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत काशी में अपने एक संपर्क को पत्र लिखा और उन 3 पंडितों को आगरा आने का निमंत्रण भेजा। साथ में यह भी लिखवाया कि मुगल दरबार में एक व्यक्ति है जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, और उसे चुनौती देने का यह सुनहरा अवसर है। कुछ हफ्तों बाद आगरा की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी। 3 भव्य पालकियां, जिनके साथ कई शिष्य चल रहे थे,
शाही किले की ओर बढ़ रही थी। ये वही 3 पंडित थे। पहले पंडित का नाम था ज्ञान सागर। वे वेदों, उपनिषदों और पुराणों के ज्ञाता थे। उनका माथा चौड़ा था, आंखें तेज थी और उनकी वाणी में एक अजीब सा अभिमान झलकता था। दूसरे पंडित थे तर्कशास्त्री। जैसा नाम वैसा काम। वे न्याय शास्त्र और तर्क वितर्क में माहिर थे। उनकी नजरें हर चीज में मीन मेख निकालने वाली थी और वे किसी भी बात को बिना तर्क की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं करते थे। तीसरे थे शब्दकोश महाराज। उन्हें व्याकरण और भाषा का इतना ज्ञान था कि वे एक ही शब्द के 100 अर्थ बता सकते थे। वे अपनी भाषा की शुद्धता को लेकर इतने कठोर थे कि किसी की जुबान से एक गलत शब्द निकल जाए तो वे उसे भरी सभा में अपमानित कर देते थे। इनायत खान और हकीम जलाल ने बड़ी इज्जत के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया। अगले दिन उन्हें बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने उनका सम्मान किया और पूछा, हे विद्वानों, आपके आगरा आने का कारण क्या है? पंडित ज्ञान सागर ने अपनी भारी आवाज में कहा, महाराज, हमने सुना है कि आपके दरबार में ज्ञानियों की बड़ी कद्र है। हम काशी से आए हैं और हमने सुना है कि आपके नवरत्नों में एक बीरबल नाम का व्यक्ति है जिसकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक है। हम बस उनके ज्ञान की थाल लेना चाहते हैं। उनकी बातों में विनम्रता कम और चुनौती का भाव ज्यादा था। अकबर को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वे ज्ञान की परीक्षा के शौकीन थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य, हमें भी ये देखकर खुशी होगी। अगले कुछ दिनों तक उन तीनों पंडितों ने दरबार में अपने ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन किया कि सब दंग रह गए। पंडित ज्ञान सागर ने वेदों के ऐसे ऐसे श्लोक सुनाए और उनकी ऐसी व्याख्या की जो दरबार के बड़े बड़े मुल्ला और मौलवी भी नहीं समझ पाए। तर्कशास्त्री ने ऐसे ऐसे जटिल सवाल उठाए कि कोई उनका जवाब नहीं दे सका। उन्होंने साबित कर दिया कि सूरज पश्चिम से भी उग सकता है अगर उसे सही तर्कों के जाल में फंसा दिया जाए। और शब्दकोश महाराज ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने एक साधारण से शब्द पानी पर 2 घंटे तक भाषण दिया। उसके अलग अलग भाषाओं में नाम, उसके गुण और व्याकरण के अनुसार उसकी स्थिति पर ऐसी चर्चा की कि लोग वाह वाह कर उठे। इनायत खान और हकीम जलाल मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना सफल हो रही है। बादशाह अकबर भी उनके ज्ञान से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें पंडितों के व्यवहार में विनम्रता की कमी खल रही थी। इन सब के दौरान बीरबल चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे। वे पंडितों के ज्ञान का सम्मान करते थे, लेकिन उनके घमंड को भी पहचान गए थे। वे जानते थे कि इन पंडितों का ज्ञान किताबों तक सीमित है। उन्होंने जीवन को नहीं पढ़ा है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। इनायत खान ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि इन महाविद्वानों का शास्त्रार्थ आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल से करवाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो एक साधारण सा सेवक हूं। इन महाज्ञानियों के सामने मेरी क्या बिसात, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं तैयार हूं। पूरा दरबार खचाखच भर गया। लोग दूर दूर से ये अनोखा मुकाबला देखने आए थे। तीनों पंडित अपने भव्य आसनों पर बैठे थे। उनके चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। पंडित ज्ञान सागर ने शुरुआत की, बीरबल, हम तुमसे शास्त्रों पर चर्चा करेंगे। बताओ, आत्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा से उसका मिलन कैसे होता है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं कोई ऋषि या मुनि नहीं हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है और सबसे प्रेम करना ही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। इन जटिल सवालों के जवाब तो आप जैसे ज्ञानी ही दे सकते हैं। ये सुनकर पंडित हंसे। उन्हें लगा बीरबल ने हार मान ली। फिर तर्कशास्त्री ने कहा, चलो हम तुमसे तर्क पर बात करते हैं। क्या तुम साबित कर सकते हो कि जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व नहीं है?
बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, पंडित जी, हवा दिखाई नहीं देती, पर हम सांस लेते हैं। खुशी और दुख दिखाई नहीं देते, पर हम महसूस करते हैं। आपका ज्ञान दिखाई नहीं देता, पर आपकी बातों से प्रकट हो रहा है। मैं इन तर्कों में आपसे कैसे जीत सकता हूं? अब तो पंडितों का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि बीरबल पूरी तरह डर गया है। शब्दकोश महाराज ने व्यंग्य से कहा, लगता है तुम्हारे पास न शास्त्र का ज्ञान है न तर्क का। चलो भाषा पर ही बात कर लें। बताओ, सत्य शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और इसके कितने पर्यायवाची हो सकते हैं? बीरबल ने फिर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो बस इतना जानता हूं कि सच बोलना चाहिए। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। तीनों पंडित एक साथ ठहाका मारकर हंसे। उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, ये है आपका सबसे बुद्धिमान मंत्री? इसे तो कुछ भी नहीं आता। ये तो हमारे सामने एक बालक समान है। इनायत खान और हकीम जलाल की बाछें खिल गई। उन्हें लगा कि बीरबल का खेल आज खत्म हो गया। अकबर का चेहरा थोड़ा उतर गया था। उन्हें अपने प्रिय बीरबल की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं इन ज्ञानियों के ज्ञान का सम्मान करता हूं। मैं इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन क्या मैं इनसे एक बहुत ही छोटा और सरल सा सवाल पूछ सकता हूं? पंडितों ने घमंड से कहा, पूछो, जो पूछना है पूछो। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना हमारे लिए चुटकियों का खेल है। बीरबल ने कहा, मेरा सवाल बहुत सीधा है। यहां आप 3 महाविद्वान पंडित हैं। और इतना कहकर बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। वो सेवक अंदर से एक मिट्टी का पतीला लेकर आया, जिसमें से गर्मा गर्म खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। पतीला धुआं छोड़ रहा था। बीरबल ने उस पतीले को अपने पास रख लिया। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, और ये है खिचड़ी का एक पतीला। तो यहां कुल 4 चीजें हो गई, आप 3 पंडित और ये एक खिचड़ी। मेरा सवाल बस इतना है कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है? सवाल सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा सवाल था? एक बेजान खिचड़ी के पतीले की तुलना 3 महाविद्वान पंडितों से? ये तो उनका अपमान था। पंडित ज्ञान सागर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तुलना इस साधारण भोजन से करने की? हम ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। हम ही सबसे बड़े हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, सिर्फ कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। कृपया तर्क और प्रमाण के साथ सिद्ध करें कि आप इस खिचड़ी से बड़े क्यों हैं। अब तर्क शास्त्री की बारी थी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना शुरू किया। देखो, ये एक बेतुका सवाल है। हम सजीव हैं, ये निर्जीव है। हम चेतन हैं, ये जड़ है। चेतना हमेशा जड़ से बड़ी होती है, इसलिए हम ही बड़े हैं। बीरबल ने कहा, बहुत खूब कहा पंडित जी, लेकिन आपने ये तो बता दिया कि आप बड़े क्यों हैं, पर यह नहीं बताया कि खिचड़ी छोटी क्यों है। हो सकता है इसके पास कोई ऐसा गुण हो जो आपके पास न हो। अब शब्दकोश महाराज तिलमिला उठे। उन्होंने कहा, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? खिचड़ी एक साधारण सा शब्द है, जबकि हमारे नाम के आगे पंडित, शास्त्री जैसी उपाधियां लगी है। उपाधि हमेशा मूल शब्द से बड़ी होती है, इसलिए हम बड़े हैं। बीरबल ने तीनों की बातें सुनी और फिर शांत भाव से कहा, आप तीनों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए, लेकिन कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सका। आप सब खुद को बड़ा साबित करने में लगे हैं, लेकिन मेरे सवाल का असली जवाब किसी ने नहीं दिया। तीनों पंडित अब बुरी तरह उलझ चुके थे। वे आपस में ही बहस करने लगे। एक कहता शास्त्रों में लिखा है, दूसरा कहता तर्क ये कहता है, तीसरा कहता व्याकरण के नियम के अनुसार ऐसा है। वे घंटों तक बहस करते रहे, लेकिन किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। उनका ज्ञान, उनका तर्क
उनकी भाषा, सब इस एक सीधे से सवाल के सामने फेल हो गया था। दरबार के लोग हैरान थे। जो पंडित कुछ देर पहले ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे, वे एक खिचड़ी के पतीले के सामने हार मान रहे थे। जब तीनों पंडित पूरी तरह थक गए और चुप हो गए, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, इस पहेली का सही जवाब क्या है? बीरबल उस खिचड़ी के पतीले के पास गए। उन्होंने ढक्कन हटाया। गर्मा गर्म दाल और चावल की मिलीजुली सुगंध पूरे दरबार में फैल गई। बीरबल ने कहा, जहांपना और विद्वान पंडितों, आप सब ने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आप सब एक सबसे बड़ी सच्चाई को भूल गए। वो क्या? पंडितों ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, वो सच्चाई है पेट की आग। जब इंसान को भूख लगती है, तो उसकी सारी विद्वता, सारा तर्क, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। एक भूखे व्यक्ति के लिए अन्न से बड़ा कोई देवता नहीं होता। कहा भी गया है, भूखे भजन न होए गोपाला। बीरबल ने आगे कहा, पंडित जी, आप तीनों महाविद्वान हैं, इसका मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन जब आपको जोर की भूख लगेगी, तो क्या आपके वेद और शास्त्र आपकी भूख मिटाएंगे? नहीं। जब पेट में चूहे कूद रहे होंगे, तो क्या आपका तर्कशास्त्र काम आएगा? नहीं। और जब आप भूख से बेहाल होंगे, तो क्या व्याकरण के नियम आपको सुकून देंगे? बिल्कुल नहीं। उस समय आपको चाहिए होगी ये खिचड़ी। यही खिचड़ी आपकी पेट की आग को शांत करेगी, आपके शरीर को ऊर्जा देगी, और तभी आपका दिमाग फिर से काम करना शुरू करेगा। तब आप फिर से वेदों पर चर्चा कर पाएंगे, तर्क कर पाएंगे। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए इस समय, इस परिस्थिति में आप तीनों महाज्ञानियों से बड़ी ये एक पतीला खिचड़ी है, क्योंकि ये वो काम कर सकती है जो आपका सारा ज्ञान मिलकर भी नहीं कर सकता। एक भूखे का पेट भरना, जो सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करे, वही सबसे बड़ा होता है। बीरबल का जवाब सुनकर पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल वाह, मान गए। तुमने तो गागर में सागर भर दिया। तुमने इन पंडितों को वो पाठ पढ़ाया है जो इन्हें इनकी मोटी मोटी किताबें भी नहीं सिखा सकी। तीनों पंडितों के सिर शर्म से झुक गए थे। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि उनका ज्ञान कितना अधूरा है। वे किताबों के अक्षरों में इतने डूब गए थे कि जीवन की साधारण सी सच्चाई को ही भूल गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि असली ज्ञान वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वह है जो जीवन को सरल और सुगम बनाए। पंडित ज्ञान सागर ने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, बीरबल जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम अपने ज्ञान के घमंड में अंधे हो गए थे। हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बीरबल ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा, पंडित जी, आप मुझसे बड़े हैं और ज्ञानी भी। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो हमें विनम्र बनाए, अहंकारी नहीं। इनायत खान और हकीम जलाल का चेहरा देखने लायक था। उनका सारा षड्यंत्र मिट्टी में मिल चुका था। वे चुपचाप दरबार से खिसक लिए। उस दिन के बाद वे तीनों पंडित वापस काशी लौट गए, लेकिन अब उनके अंदर घमंड नहीं, बल्कि असली ज्ञान की विनम्रता थी। तो दोस्तों, ये थी बीरबल और उन तीन पंडितों की कहानी। ये हमें सिखाती है कि किताबी ज्ञान जरूरी है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान और सामान्य बुद्धि के बिना वो अधूरा है। घमंड इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, जबकि विनम्रता हमें जीवन की छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण सच्चाइयों से जोड़ती है।